एक अजीब सी वॉइस आ रही ना। चलो एक बार कंफर्म करना सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। आज दौड़ के नहीं है असराज नहीं। अभी भी आई थिंक वॉइस सही नहीं ना। क्यों? अभी भी आई थिंक वॉइस सही नहीं ना। क्यों? अभी एक बार कंफर्म करना सही है क्या। अभी भी आई थिंक वॉइस सही नहीं ना। अभी एक बार कंफर्म करना सही है क्या। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो आज से हम लोग की मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री हमारी ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है वो इस्लामिक इन्वेजन से शुरू होती है। अभी तक इस्लामिस्ट का या फिर इस्लाम धर्म का सच कोई अभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। व्हेन आई से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आज का है, ये सब आते हैं किसमें सॉरी, जिसको कि हम अखंड भारत बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ से कांटेक्ट होना शुरू होगा। ये हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ये हम 11th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं, जब ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। और ये जो गुर्जर प्रतिहार्स हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो कल हमने इनके बारे में पढ़ा था। जरा बताइए इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो गुर्जर प्रतिहार जो है ये काफ़ी सारी हिंदू राजपूत डायनेस्टीज़ में जो है ये कन्वर्ट हो गए थे, जिनके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था। हिस्ट्री इज स्टिल नॉट क्लियर कि भाई जो राजपूत डायनेस्टीज़ हैं ये कुछ लोगों का ये भी मानना है, अभी मैं एक पढ़ रहा था, एक थ्योरी ये भी है, दैट इज़ कि जो हून्स का अटैक हुआ, ठीक है, गुप्ता के टाइम पे, तो उन हून्स ट्राइब, वो जो हूनास ट्राइब थी, हूना जो भी बोलो, वही यहाँ पे सेटल कर गई थी। ठीक है, और वही बाद में क्या हुआ कि इंटीग्रेट हो के आपस में उन्होंने गुर्जर प्रतिहार बनाया, और वही बाद में डिसइंटीग्रेट हो गए। जो हमारे डिफरेंट हिंदू राजपूत डायनेस्टीज़ हैं वो निकल के आई, जिनके बारे में बस आपको उनका लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे कि हमने कल भी बताया था, मालवा रीजन में परमार, ये हो जाएंगे यहाँ पर आपके चंदेल, ये हो जाएंगे चौहान जो आपका शाकंबरी वाला रीजन है, लेकिन बाद में ये अपने दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे। तोमर ये दिल्ली में ही थे। तो सबसे पहले दिल्ली में अगर किसी डायनेस्टी का रूल था सबसे पहले तो वो तोमर थे, जिन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था सबसे पहले। और हमें इन राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। जैसे कि परमार के बारे में कल मैंने बताया था कि जो राजा भोज हैं वो इनके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे परमार्स के। उन्हीं के नाम पे भोपाल सिटी का नाम पड़ा। वहीं पे भोजताल लेक है जो सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक, और सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी हम भोपाल को जानते हैं। तोमर्स के बारे में ये फैक्ट आपको जानना है कि जो यहाँ पर दिल्ली है उसमें सबसे पहले रूल था तोमर का। सबसे जो फाउंडर थे तोमर डायनेस्टी के वो अंगपाल तोमर माने जाते हैं, अंगपाल तोमर। चौहान, और जिनको हम चाहमना के नाम से भी जानते हैं, और गहड़वाल, इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें आज आप देखेंगे। ठीक, और चंदेल के बारे में हमें यह पढ़ना होता है कि जो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, जिसमें कि हमने कल कंदरिया महादेव टेम्पल देखा था, जिसमें कि वात्स्यायन की कामसूत्र को उतारा गया है, वो चंदेल डायनेस्टी के बारे में सिर्फ हमें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 11th सेंचुरी का जो मैप है इंडिया का वो कुछ इस तरह का दिख रहा था। अब इसके अगर आप नॉर्थ वेस्ट साइड में देखो तो यहाँ पर आपको एक एम्पायर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं गजनवाइड एम्पायर। ठीक है, अब इसकी गजनवाइड एम्पायर की हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन गजनवाइड एम्पायर के भी वेस्ट साइड में जो कि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि जो अरब पेनिनसुला होता था, अरब पेनिनसुला, तो वहाँ इस्लाम धर्म का खलीफा बैठता था। ठीक है, तो उन खलीफा ने अपने एक मिलिट्री कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा इंडिया, सिंध में। अब इसके पीछे के रीजंस क्लियर नहीं है,
जैसे कि कुछ लोग का यह मानना है कि सिंध से जो है इनका ट्रेड यहाँ से फ्लो होता था अरब्स का, जिसको कि यहाँ के जो राजा थे, सिंध प्रांत के इधर के जो राजा थे वो होने नहीं दे रहे थे ढंग से, जिनका नाम था अभी हम देखेंगे, राजा दाहिर नाम था उनका, किंग दाहिर। तो वो उसको फ्लो नहीं होने दे रहे थे ढंग से, ठीक है, अड़चने पैदा कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि बस ये नॉर्मल ही इन्वेजन था, ठीक है, नॉर्मल इन्वेजन ही था, ये बस अटैक करना था, इस्लाम धर्म को यहाँ पर प्रचार करना था। क्योंकि अभी हम देखेंगे इस्लाम में थ्योरी होती है और जिस थ्योरी को आगे जो आने वाले इस्लामिस्ट थे उन्होंने फॉलो किया, एंड दैट वाज कि काफिरों की लैंड, यानी लैंड ऑफ काफिर को लैंड ऑफ इस्लाम में बदलना है। काफिर का मतलब होता है जो इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं, तो जो इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं तो उनको काफिर बोला जाता है। तो काफिरों की जो धरती है उसको इस्लाम की धरती में बदलना है और उसके लिए जिहाद करना पड़ेगा। ये चीज़ कुरान में भी लिखी हुई है कि आपकी जो लैंड ऑफ काफिर है उसको लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे होगी? वो होगी आप जब आप जिहाद करोगे। जिहाद इज रिलीजियस वॉरफेयर, जब आप अपने धर्म के लिए लड़ोगे, रिलीजियस वॉरफेयर करोगे, ठीक है। और इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? मुजाहिद। मुजाहिद कौन होता है? वो जो रिलीजियस वॉरफेयर खेलता है, ठीक है, लड़ता है और उस काफिर की भूमि को किस में बदलता है? इस्लाम की भूमि में बदलता है, ठीक है। सर एंशियन नहीं पढ़ी, मेडिवल से स्टार्ट कर दूं? बिल्कुल ठीक है, जिहाद रिलीजियस वॉरफेयर होता है, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इसी आप देखोगे कि ये जो पूरा पार्ट है, कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया पहले वो हिंदू बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थे, लेकिन आज देखेंगे तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक पॉपुलेशन है वो रहती है कहाँ पर? इंडोनेशिया में। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन है इस्लामिक पॉपुलेशन के मामले में? पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी पहले हिंदू, यहाँ पर जो मेनली लाहौर और ये जो सिंध वाला प्रांत है, हिंदू डायनेस्टीज का रूल था। सबसे पहला जो यहाँ पर इन्वेजन हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम का होता है, ठीक है, जिसने वहाँ के राजा दाहिर की हत्या करी। वो अरब से आया था। कब अटैक किया था? 712 ईस्वी में अटैक किया था। और राजा दाहिर की जो बेटियां थीं, ठीक है, उन बेटियों का नाम था, एक का परिमल देवी और एक का सूर्य देवी। शायद ही आपसे पूछे, बहुत लीस्ट चांसेस है, अभी तक तो कभी नहीं पूछा, तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, सो दैट आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो हमारे लिए इसको पढ़ना। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी है सब रियल ही है। थोड़ा ऊपर नीचे तो अगर आप देखें तो हर एक किताब में आपको देखने को मिलेगा। अभी हमें सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं वो किताब भी हम जानेंगे, ठीक है। तो परिमल देवी और सूर्य देवी, जो कि माना जाता है ये बहुत खूबसूरत थी दोनों, और इनको मोहम्मद बिन कासिम ले जाता है अरब में खलीफा के पास, ठीक है, एज सेक्स स्लेव, ठीक है, सेक्स स्लेव का कॉन्सेप्ट चलता था, तो एज ए सेक्स स्लेव ले जाया जाता है। लेकिन माना जाता है ये जो दोनों बहनें थी बहुत तेज़ थी, परिमल देवी और सूर्य देवी, इन्होंने खलीफा से कहा इस मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे बॉडी को तो पहले ही यूज़ कर लिया है, और इसके चलते खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम का गला कटवा दिया। यही काम मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के साथ किया था। राजा जो दाहिर जो हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर थे यहाँ पर सिंध प्रांत पे, तो जो आज पाकिस्तान में आता है, तो इनका भी जो है मतलब जो सिर है वो काट के ले गया था खलीफा के पास कासिम, और कासिम का सिर कटवा दिया दाहिर की जो बेटियां थी, परिमल देवी जी और सूर्य देवी, ठीक है। तो ये सबसे पहला इन्वेजन था मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में, ठीक है। एज सच कोई यहाँ पे सेटल होने के लिए नहीं आया था ये, ठीक है ना। एज सच कोई यहाँ पर सेटल होने नहीं आया था कासिम, सिर्फ अटैक करने के लिए आया था। और अटैक का भी दो कारण बताए जाते हैं, तो ट्रेड वाला और एक ये जो जिहाद वाले मैंने बताया। अब इसके लिए हो सकता है कि ट्रू हो ना हो जिहाद वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन आगे जो आने वाला है जो गजनवाइड एम्पायर का रूलर था, एंड दैट वॉज महमूद ऑफ गजनवी का यहाँ पर रूल था, उसके लिए पक्की बात ट्रू है कि उसको यहाँ पर सबसे पहली बात तो है अरब में यहाँ पर जो खलीफा है, जो मक्का मदीना है, उस पर कंट्रोल करना है। उस मक्का मदीना को कंट्रोल करने के लिए उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? ये तो पूरा डेजर्ट है, तो वो रिसोर्सेज इकट्ठा करेगा यहाँ के टेम्पल से, यहाँ के मंदिरों से, और उन रिसोर्सेज को लूटेगा। अपनी जो सिटी है गजनवाइड एम्पायर उसको और बढ़िया बनाएगा, और उसका यूज़ करके वो मक्का मदीना पे कंट्रोल करेगा। जिसका मक्का मदीना पे कंट्रोल है, काइंड ऑफ आप इसको कन्नौज के ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल से रिलेट कर सकते हो। कन्नौज में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में। क्यों कन्नौज पे कब्जा चाहिए था? कन्नौज पे क्यों कब्जा चाहिए था कन्नौज भुज पे? क्योंकि इट वाज एसोसिएटेड विद द ग्लोरी, क्योंकि हर्षवर्धन की कैपिटल थी और पूरा ट्रेड फ्लो होता था यहीं से, तो इस्लामिक ग्लोरी से मक्का मदीना एसोसिएटेड था, तो उसको मक्का मदीना पे कंट्रोल करना था। तो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे भाई? यहाँ से तो ना मिलेंगे, बिकॉज गजनवाइड एम्पायर जो है ये जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है वहाँ पे था, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान पे था, लेकिन ये टर्किश ओरिजिन के थे जो गजनवाइड्स थे ये, जिसमें अभी महमूद ऑफ गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, जिसने कर अटैक किया इंडिया में, जिसके बारे में आपने ज़रूर कभी ना कभी तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये उस टाइम पे अफगानिस्तान जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं आपको बता दूं, ये सब टर्किश ही थे। गजनवाइड एम्पायर इस जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है वहाँ पे था। तो इसने क्या किया? इसने अटैक किया, ठीक है। सबसे पहले तो जो इसका फादर था सुबुक्तगीन, उसने अटैक किया, उसने अटैक किया यहाँ पे लाहौर वाले रीजन पे, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, इसने सबसे पहले अटैक किया किस पे? किंग जयपाल पे, क्योंकि किंग जयपाल यहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। किंग
जयपाल जो है महमूद ऑफ द फर्स्ट टर्क इन्वेजन, महमूद गजनवी, ठीक है, इसने ये ध्यान रखना है कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कब से कब तक इसने ध्यान रखना, 17 टाइम्स अटैक किया, 100 एडी या फिर 1001 एडी से लेकर 1027 एडी तक इसने अटैक किया भारत पर 17 बार। काफ़ी जगह यह बताया जाता है कि 17 ये बैटल्स जीत गया, 17 के 17 बार अटैक किया, ये जीता, इसने लूटा, ऐसा नहीं है। हारा भी है कई बार, तकरीबन 4-5 बार ये हारा भी है, ठीक है, महमूद गजनवी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर पे भी हिंदू डायनेस्टी का एक रूल था, उस पर भी इसने अटैक किया, लेकिन सक्सेसफुली रेजिस्ट कर दिया उन्होंने, ये नहीं जीत पाया महमूद गजनवी। इसी तरह माना जाता है कि चंदेल डायनेस्टी पर भी अटैक किया, नहीं जीत पाया, और उसी के चलते ही ठीक है, ये जो आपका टेम्पल बना, ठीक है, कौन सा टेम्पल बना आपका, ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, कंदरिया महादेव, ये माना जाता है उसी टाइम चंदेल डायनेस्टी ने यहाँ पर बनवाया, क्योंकि इस चीज़ को काइंड ऑफ डिफीट नहीं हुए थे वो, किससे, गजनवी से, काइंड ऑफ उनको विक्ट्री की तरह लगा था, तो उस विक्ट्री के उसमें उन्होंने बनवाया था, याद में। ये चीज़ कलिंजर फोर्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखी भी हुई है, ठीक है, कलिंजर फोर्ट का जो वहाँ पर लगा होगा बाहर जब आप एंटर करते हो फोर्ट में, तो वहाँ पर, ठीक है। तो 17 बार अटैक किया। पहला अटैक इसका था 1001 एडी में, कहाँ पर, तो इस पर इसने किंग जयपाल पर अटैक किया। जयपाल पर क्यों अटैक किया, क्योंकि जयपाल ने इसके फादर को हरा रखा था पहले, सुबुक्तगीन को, और जयपाल ने यहाँ पर जब अटैक किया और ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी महमूद गजनवी को, तो यह माना जाता है जयपाल ने सुसाइड कर लिया, ये देखते हुए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? 17 टाइम्स अटैक होता है, पहला अटैक देख लिया, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सब हमें नहीं देखने, हमें सिर्फ 16th अटैक पे आना है। 16th अटैक इसका क्यों फेमस है, तो ये हमने देख लिया। पहला अटैक, 16th अटैक इसलिए फेमस है बिकॉज इसका सबसे बड़ा जो मेन एम था वो था सोमनाथ का मंदिर लूटना, क्योंकि ये जो सोमनाथ का मंदिर था जो गुजरात में लोकेटेड था, इट कंटेन्ड इमेंस रिचनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें सोना और ये सारी चीज़ें, माना जाता है इसमें सोने का गेट तक लगा हुआ था, तो इमेंस रिचनेस थी इसमें, और इसने इसको सक्सेसफुली इन्वेड भी किया सोमनाथ को, और सोमनाथ से पूरा इसने जितना भी है सब कुछ लूटा, इसने मूर्तियाँ तोड़ी, टेम्पल डिस्ट्रॉय किया। और वो क्यों डिस्ट्रॉय करते थे, बिकॉज उसका भी रीज़न था, क्योंकि आप क्या बोल के ला रहे हो इतनी बड़ी फौज को, क्या बोल के ला रहे हो, अल्लाह अकबर, और हम इन काफिरों की भूमि को इस्लाम की भूमि में बदलेंगे, जैसे कि जो बोले सो निहाल, है ना, और ये सिख धर्म में होता है ना, और इस तरह से मतलब हिंदू धर्म में भी होते हैं, जैसे, है ना, जय भीम, इस तरह से, तो सब धर्म में होता है, तो इस्लाम धर्म में होता है अल्लाह अकबर। तो आप कैसे मोटिवेट करोगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, मतलब इतने सब पूरी लार्ज आर्मी को, तो रिलीजियस बेसिस पे मोटिवेट करोगे, तो जब मंदिर तोड़ोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अभी एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर है। अभी एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर है। अभी एक बार कंफर्म करेंगे। ओके, ठीक है। कहाँ भाग गए थे सर जी? भाग गए थे यहाँ गजनवाइड एम्पायर में। चलो, तो सोमनाथ तक हो गया था, ठीक है, सोमनाथ तक हमने देख लिया था, तो ब्रेयर फ्लो टूट जाता है ना। तो सोमनाथ में इसका सेकेंड लास्ट अटैक था, ठीक है, जो इसने 1025 एडी में किया था, 16th अटैक था इसका। और ये कहा जाता है जब ये सोमनाथ से ये लूटा हुआ जो पूरा टेम्पल से लूट के लाया था सारी चीज़ें, तो ये जब वापस जा रहा था अपने गजनवाइड एम्पायर में, तो उस टाइम पे जब ये वापस जा रहा था तो यहाँ पर जाट्स ने इसको लूट लिया, यानी ये जो लूटा हुआ सामान लेके आ रहा था उसको लूट लिया जाट्स ने। तो ये चिढ़ गया और उस चिढ़न का बदला लेने के लिए 17th टाइम इसने लास्ट टाइम अटैक किया जाट्स पे 1027 एडी में, ठीक है, सिर्फ जाट्स को पे अटैक करने के लिए, और इसकी डेथ हो जाती है 1030 एडी में, यानी कि जो इसका लास्ट इन्वेजन था इंडिया में उसके जस्ट 3 साल बाद, ठीक। और इसकी कहानी यहाँ से हो जाती है ख़त्म। और जो अब अगली कहानी शुरू होती है वो गजनवाइड एम्पायर और महमूद ऑफ गजनवी से ही लिंक्ड है, ठीक है। आवाज़ सही से नहीं आ रही है, चलो, हाँ, तुम्हारा वाईफाई नहीं, मेरा ही वाईफाई कुछ दिक्कत कर गया था, ठीक है। तो अब ये कैसे लिंक्ड है तो ध्यान समझिएगा, है ना, वरना हो तो यार एक बार आई थिंक काफ़ी लोग के साथ ये थोड़ा सा आई थिंक वो हो चुका है, तो
अगर सेशन को लाइक कर देंगे, वैसे मैंने आज तक कभी बोला तो नहीं है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट कि काफ़ी लोग का वो एक्सेस चला गया था आई थिंक, तो उन लोगों तक पहुँच जाएगा, है ना। तो अब उसी से लिंक्ड कैसे हो समझिए। महमूद ऑफ गजनवी ने यहाँ पर अटैक करने से पहले, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अभी उन्हें देखा 17 बार अटैक करने के अलावा इसके कुछ और भी अटैक्स थे। यहाँ पर एक घुरिड, एक अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, घुरिड करके एक डायनेस्टी हुई। अब ये घुरिड डायनेस्टी इसके मरने के बाद, महमूद ऑफ गजनवी के मरने के बाद ये कंट्रोल करना चाहती थी इस गजनाविड एम्पायर में। लेकिन मजे की बात यह है कि घुरिड डायनेस्टी सच कोई ऐसा नहीं कि गजनावाइड के साथ साथ एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे हमने देखा कि भाई गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य और गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, कन्नौज के लिए तीनों अपने अपने जगह में रूल कर रही ना। महमूद ऑफ गजनवी ने इस वाले रीजन में जाके, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन पे जाके वहां की जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी उसको वहां पर अटैक करके उसको इस्लाम में, यानी कि वही काफिरों को, धरती को इस्लाम में बदल दिया। और उन्हीं में से एक बुद्धिस्ट जो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ उसका नाम था मोहम्मद गौरी। गजनवी अलग है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, अब आता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहां पर हम ये देख लेते हैं कि भैया ये जो हमें महमूद गजनवी है उसके बारे में कहां कहां से चीजें पता चलती हैं। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी इसके टाइम पे ही, और अल बरूनी जो इसी के ही कोर्ट में था, महमूद ऑफ गजनवी के कोर्ट में ही था, इसको वेदों वेदों की सबकी नॉलेज थी। क्यों नॉलेज की जरूरत थी भाई? महमूद ऑफ गजनवी अगर अटैक कर रहा है यहां पर, तो सबसे पहले वो किंग को वो अल्टीमेटम न देगा कि भाई हम अटैक कर रहे हैं या तो तुम दे दो, क्योंकि भाई अगर अटैक कोई करता है तो ऑब्वियस सी बात है अपने भी तो रिसोर्सेज लगेंगे अटैक करने के लिए, तो या तो तुम दे दो हमें, और नहीं दोगे तो फिर हम मार खाओगे, मतलब हम अटैक करेंगे। तो उनको बताने के लिए उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे अल बरूनी जैसे उसके पास कोर्ट पोएट थे, और अल बरूनी ने ये किताब लिखी है तहकीक हिंद, जिसको कि किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा नहीं कि उसके टाइम पे ही लिखी थी, इसके मरने के बाद यानी 1030 AD के बाद लिखी थी अल बरूनी ने तहकीक हिंद, या फिर किताबुल हिंद बोलते हैं। तो ये दोनों किताबें यहाँ रखेंगे। CGL मेंस 2022 में पूछा नहीं, पता नहीं यार 22 साल में 23 साल, आई थिंक 23 साल में पूछा गया, जो पिछला वाला मेंस था उसी में, ठीक है। गजनवी जो है वो मर गया 1930 में मलेरिया से, ठीक है। मलेरिया से इसकी डेथ हो जाती है, और कमेंट में जल्दी से आप बताएंगे कि जो मलेरिया होता है उसका पैथोजन और उसका वेक्टर कौन सा मस्कीटो होता है। तो आप समझ सकते हैं गजनवाइड जो यहाँ पर 17 बार अटैक किया उसको वो मच्छर के अटैक से मर गया बेचारा, ठीक है। तो ये जो मच्छर होता है मलेरिया के लिए वो होता है हमारा फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, है ना, और पैथोजन होता है प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक। तो अब आते हैं सेकेंड टर्क इन्वेजन पे। हमने फर्स्ट टर्क इन्वेजन पढ़ा। अच्छा, जो मोहम्मद बिन कासिम का जो पढ़ा था 712 ईस्वी में, वो टर्क नहीं था, वो अरब से आया था। ये जो था गजनवाइड एम्पायर वाला महमूद गजनवी, ये टर्क था, ये टर्क था। और जैसे मैंने आपको बताया, ये इसके बाद जो मोहम्मद गौरी का आप नाम सुनते हैं, जिसने उसने 17 बार नहीं, गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, तो वो गौरी एक्चुअल में बुद्धिस्ट था एक, ठीक है। वो बुद्धिस्ट, देन वो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ। तो उसको किसने कन्वर्ट किया था? ये गजनवी नहीं, और बाद में यही जो गौरी हैं, ठीक है। 1930 में कैसे मरा, मतलब कहां पर? और सॉरी 1930 नहीं यार, 1030 नॉट 1930, 1030, ठीक है, 1030 1930 कहाँ आ गया भैया अभी, ठीक है। 1930 में तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होगा अपना, ठीक है। तो सेकंड टर्क इन्वेजन पे आते हैं। ये था मोहम्मद गौरी, जिसने कि गजनवाइड एम्पायर पे इसको भी कब्जा करना था, ठीक है। और धीरे धीरे इसने अपना कब्जा भी बिठा लिया यहाँ पर गजनवाइड एम्पायर में। अब इनको करना था इंडिया में इन्वेजन। अगेन किस लिए इन्वेजन करना था इंडिया में? सेम रीजन के लिए जिस रीजन के लिए महमूद गजनवी ने अटैक किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मोहम्मद गौरी। तो ऑल्सो नोन एज मोइजुद्दीन मोहम्मद, है ना। जैसे अभी मालदीव्स का प्रेसिडेंट कौन है? मोइजुद्दीन मोहम्मद, है ना, वही है। तो वही इसका ओरिजिनल नेम था, मोइजुद्दीन मोहम्मद। अब था क्या कि यहाँ पर गजनवाइड एम्पायर था, ये आप इंडिया समझ सकते हो, ये जो इस तरह से बनाया गया है ये, ठीक है, डब्बा। तो गजनवाइड एम्पायर, अब इसने क्या किया? इसने पहले तो अटैक किया इस रास्ते के थ्रू, ठीक है, यानी कि जो साउथ का रास्ता है गुजरात के थ्रू। किसने? ये जो हमारा यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर गजनवी ये गौरी था, ठीक है। गौरी ने यहाँ पर बोलन पास के थ्रू, एक तो था कि भाई खैबर पास का यूज़ कर लिए, खैबर पास ऊपर था, बोलन पास नीचे था, तो बोलन पास का यूज़ करके यहाँ पर आया। और सबसे पहले इसने यहाँ पर अटैक किया सोलंकी डायनेस्टी का इस समय रूल था। सोलंकी के बारे में मैंने बताया था, इन्होंने ही कौन सा टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप किया था? नॉर्दर्न टाइप जो हमारे नगर स्टाइल है, उसी में इन्होंने सब टाइप डेवलप किया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं?
तो उसको हम मारू गुर्जर स्टाइल के नाम से जानते हैं, जिसमें पिलर्स में वो सब स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो सोलंकी चालुक्य की फ्यूडेटरी थे, वो गुजरात में रूल कर रहे थे। इसने जब अटैक किया ना, तो यहाँ पे क्वीन थी, एक रानी थी क्वीन नैकी देवी, और क्वीन नैकी देवी ने इसको हरा दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। कब? ये बात है 1178 एडी, ठीक है। शी डिफीटेड गौरी, 1178 एडी की बात है ये। मतलब पहली बार अटैक किया, ठीक है, बेचारे ने, और पहली बार एक फीमेल के हाथों जो है इसको हार झेलनी पड़ी। अब ये जो है क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वही सेम गलती तो करेगा नहीं, अब कहीं और से आएगा। अब ये खैबर पास का यूज़ करके आएगा लाहौर वाले रास्ते के थ्रू, लाहौर और भटिंडा, ठीक है। लाहौर आएगा देन भटिंडा आएगा, लाहौर यहाँ है देन भटिंडा है, एंड देन यहाँ पड़ता है दिल्ली, ठीक है, ऐसे समझ लो यहाँ पड़ता है दिल्ली, और दिल्ली के पास पड़ता है तराइन, तराइन का क्षेत्र, जो कि एकदम प्लेन बैटल फील्ड है लड़ने के लिए। तो जब ये यहाँ से आ रहा था तो तराइन पे कब्जा था उस समय पृथ्वीराज दी थर्ड का। पृथ्वीराज दी थर्ड कौन है? पृथ्वीराज चौहान जिनको हम बोलते हैं। ये उस समय दिल्ली पे रूल कर रहे थे और तराइन भी इनके कंट्रोल में था। अगेन रिपीट, इनसे पहले, चौहान रूलर से पहले तोमर डायनेस्टी का रूल था, अंगपाल तोमर, दिल्ली कैपिटल थे उनकी। चौहान रूलर्स आए और उस समय पृथ्वीराज दी थर्ड थे, पृथ्वीराज चौहान। तो पहला बैटल ऑफ तराइन लड़ा जाता है 1191 एडी में, 1191 ईस्वी में, और ये पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1192 एडी में, जस्ट अगले साल ही वापस फिर से आता है, मोहम्मद गौरी अटैक करता है, लेकिन इस बार गौरी जीत जाता है। अब जीत क्यों जाता है उसके ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन मैं कुछ रीजंस आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो टर्किश आर्मी थी ये बहुत ही संगठित थी, यानी कि कंसोलिडेटेड थी। यानी संगठित का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम हिंदू आर्मी की यहाँ पर बात करें जो पृथ्वीराज चौहान की थी, अब इसमें काफ़ी सारे, मतलब उस टाइम पे भी बहुत चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये सब बहुत चलता था। और जो डिविनिशिप की थ्योरी है, हमने देखा था कि भाई राजा खुद को भगवान से कंपेयर करता था। तो सोचो, आर्मी लड़ रही है, राजा पकड़ लिया गया, राजा मार दिया गया, ठीक है, तो जो आर्मी वो क्या सोचेगी, जब हमारे देवता ही पकड़ लिए गए, ठीक है, देवता को ही धर लिया गया, तो फिर अब हम कैसे लड़ेंगे? तो वो एक मेंटालिटी बन चुकी थी, और वो सब आपस में यूनाइटेड कम थे, क्योंकि वही है ना कि अगर हम जीत भी जाएंगे तो हमें क्या ही मिलेगा, और हम तो नीचे ही ट्रीट किए जाएंगे। तो एक काइंड ऑफ वो भी था। और तीसरा फैक्टर ये भी है कि वही है कि ये सब आपस में यूनाइटेड नहीं थे। जो अभी हम लोगों ने देखा था, राजपूत डायनेस्टीज थी, चाहे वो यहाँ पर सोलंकी भी हों, चाहे वो चंदेल हों, चाहे आपके चौहान हों, चाहे परमार हों, चाहे गहड़वाल हों, ये सब क्या थे? आपस में खुद की टेरिटरी को अपना एक कंट्री मानते थे कि भाई हम पर बस अटैक ना हो, ठीक है, और आपस में एक दूसरे पर अटैक करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इन पर कोई अटैक करेगा तो फॉरेन इन्वेजन होगा, तो बाकी कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा। वही हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ भी, कोई इनके लिए हेल्प के लिए आया नहीं, क्योंकि जब सोलंकीज ने इनसे हेल्प मांगी थी पृथ्वीराज दी थर्ड से, तो इन्होंने हेल्प नहीं करी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इन पर अटैक होगा तो वो हेल्प नहीं करेंगे। और सेम बाकी राजपूत रूलर्स के साथ था, ठीक है। तो उस समय योगी जो थे नहीं, जो बोलेंगे नेक रहो, क्या बोलते हैं, एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे तो तब तो थे नहीं हमारे योगी जी, तो सब जो है नेक रहते नहीं थे, एक रहते नहीं थे, तो नेक नहीं रह पाए, तो फिर बट गए तो कट गए, ठीक है। तो क्या किया, ये माना जाता है कि गौरी लेके गया और इनका जो है, कुछ लोग बोलते हैं सिर काट के ले गया, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पकड़ के ले गया वहीं गजनवी एम्पायर में, वहीं पे इनको काटा, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन ये बात पक्की कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 एडी में गौरी ने हरा दिया। और इनके पास, क्योंकि टर्क्स थे, तो इनके पास टर्क घोड़े भी थे। तो घोड़े भाई आपको पता है, टर्क घोड़े जाने जाते हैं, एकदम तगड़े तगड़े घोड़े होते हैं, ठीक है। ये आ रहे हैं हाथी से, आराम आराम से, हाथी जितनी देर में मुड़ेगा, ठीक है जितनी उतनी देर में घोड़ा ना जाने कितनी सेना को सफाया करके चला जाएगा। इन लोगों के पास बहुत अच्छी आर्मरी थी, पूरा लोहे वोहे का लगा के रखते थे। और यहाँ पर क्या होता था, हिंदू डायनेस्टी में बस किंग और उसके जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे वही लगा के रखते थे, बाकी तो सब आम जो सोल्जर्स हैं वो ऐसे घूम रहे हैं, तो सीधा एक पड़ा नहीं, ठीक है, और मर गए। तो ये मतलब बहुत सारे रीजन है जिन्हें हमें जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड आएगा, और उसके लिए इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ, सेकंड कब हुआ, कौन जीता कौन हारा, ठीक है। अब हुआ क्या कि राजा जयचंद उस समय गहड़वाल के राजा थे, बहुत खुश हुए, पार्टी दे दी उन्होंने, बात सही है, पार्टी दे दी। हिस्टोरियंस बताते हैं कि जब ये पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हुई, क्यों? क्योंकि गहड़वाल के राजा थे ये, कौन? गढ़वाल, या फिर गहड़वाल राजपूत रूलर थे जो कन्नौज पे रूल कर रहे थे। कन्नौज पे इन्हीं का शासन था, गढ़वाल राजपूत का। तो ये माना जाता है, चंद्र बरदाई जो कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, और उसमें उन्होंने बताया कि राजा जयचंद की डॉटर थी संयोगिता, ठीक है। तो उनके लिए स्वयंवर करवाया जा रहा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज दी थर्ड जिनको हम जानते हैं, वो उनसे प्यार करते थे, ठीक है। तो वो उनको उठा के ले गए, मतलब राजा जयचंद की परमिशन के बिना, जो राजा जयचंद बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है। तो इसी के चलते राजा जयचंद और इनके बीच में बहुत एनमिटी थी, एक बहुत खटास थी, ठीक है। और जिसके चलते राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था यहाँ पर आने के लिए, इंडिया में आने के लिए, और पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने के लिए। अब इस संयोगिता वाली बात कितनी ट्रू है, ये हिस्टोरियंस इसे पूरी तरह से नहीं मानते हैं कि भाई
वो जो नहीं आपने सुना होगा शब्द भेदी बाण चला दिया, है ना, वो पूरा आपने देखा होगा किस तरह से कि भाई उठा के ले गए थे, और ये जो हमारे छेदी सिंह हैं, छेदी सिंह फिर पूरा वो पढ़ते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है और इन्होंने फिर मार दिया था। ऐसा हिस्टोरियंस बिल्कुल ट्रू नहीं मानते। उनका मानना है कि जैसे ही सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, पृथ्वीराज चौहान को तुरंत इन्होंने कैप्चर कर लिया था और कैप्चर करके ले गए थे, वहीं मारा था, यहाँ मारा था, उस बात को लेकर डिबेट है, लेकिन ऐसा शब्द भेदी बाण और ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये बात तो ट्रू है कि जयचंद की एनमिटी थी। अब एनमिटी इस वजह से भी हो सकती है कि पृथ्वीराज चौहान ने इन पर भी अटैक किए थे मल्टीपल टाइम्स। अब एनमिटी इस लेवल थी कि इन्होंने इनवाइट किया जयचंद ने गौरी को, गौरी ने हराया, इन्होंने पार्टी दी, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि अगले जो टारगेट हैं वो खुद हैं। मोहम्मद गौरी ने अब 1194 एडी यानी कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन के 2 साल बाद इन पर ही अटैक कर दिया। किस पे? जयचंद पे ही। ठीक है, जयचंद पर ही अटैक कर दिया, और इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावर। और यहां पर जीत अगेन किसकी होती है? मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो राजा जयचंद भी हार गए यहां से। ठीक है, अब यहां पर मोहम्मद गौरी का काम भी खत्म है। क्यों? क्योंकि ये वापस चला जाता है गजनवाइड एम्पायर में। क्यों चला जाता है? क्योंकि इसको यहां पर सिर्फ माल लूटना था और इसका कोई ऐसा यहाँ नहीं था कि सेटल हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसने दिल्ली पर अब एक तरह से कब्जा कर लिया था, तो कोई टेरिटरी छोड़ के ऐसे तो नहीं जाना चाहेगा, तो उसने अपने स्लेव्स को क्या किया? दिल्ली में और आसपास के जो इलाके थे वहां बिठा दिया। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है, एक्चुअल में ये माना जाता है मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहा था, तो जैसे महमूद गजनवी जब वापस जा रहा था सोमनाथ लूट के, तो जाटों ने लूट लिया था, तो ऐसे माना जाता है जब मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था गजनवाइड एम्पायर में, तो उसको बीच में ही टेंट में ही, जो टेंट लगा के रहते थे उसी में मार डाला गया था, उसको मार दिया था किसी ने। तो जब इसकी डेथ हो गई थी, तो इसका जो एम्पायर है दिल्ली से लेकर वो गजनवाइड तक, ये बट गया इसके स्लेव्स के बीच में। ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट स्लेव्स थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कमांडर था गौरी का, जिसने कि बैटल ऑफ तराइन में हेल्प किया था, क्योंकि बैटल ऑफ तराइन में इसने हेल्प किया था, तो दिल्ली वाला जो इलाका है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रख लिया। ठीक है, यहां पर कुतुबुद्दीन आ गया अपना, कुतुबुद्दीन। यहां पर जो लाहौर वाला एरिया है कुबाचा आ गया, और जो गजनवाइड वाला एम्पायर है, गजनवाइड, यहां यालदूज आ गया, यालदूज। क्लियर इतनी चीज। एक इसका और छोटा सा स्लेव था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी से बिल्कुल रिलेट मत कर लेना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल पढ़ेंगे। तो यहां पर यानी कि बिहार वाले आसपास रीजन में बख्तियार खिलजी चला गया। जो लोकल रूलर थे, सेना डायनेस्टी वगैरह, उन सबको इसने हराया बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने का क्रेडिट इसी को जाता है, इसी बंदे को इसने जला डाला, पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को, जिसमें कि बहुत सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बुद्धिस्ट लिटरेचर, वो सब जल के राख हो गए बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो अब यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना रूल जो स्टार्ट किया, उसी को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली में जो सल्तनत आई उसी को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। और इसमें पहला रूलर कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन 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 ध्यान ये रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कैपिटल थी इनिशियली, वो दिल्ली नहीं थी, वो लाहौर ही थी। समझ रहे हैं आप? उसकी कैपिटल इनिशियली लाहौर थी, तो कुबाचा को हटा के उसने अपनी लाहौर को कैपिटल बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली कैपिटल नहीं थी। पहला जो रूलर था जिसने कि दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया, वो इसके बाद आएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप यहां पर तक चीज समझिए। कुतुबुद्दीन पिक्चर में आया कहां से? गुलाम था, स्लेव था गौरी का, जिसने बैटल ऑफ तराइन में उसकी हेल्प करी थी, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ये वाला पार्ट जो है उसने संभाल लिया उसकी डेथ के बाद। वैसे तो दिल्ली सल्तनत में इतनी सारी डायनेस्टीज के बारे में हमें पढ़ना होगा। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोधी, जिसको कि हम ऐसे याद कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, सख्त सा लौंडा करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, सख्त सा लौंडा ऐसे भी करके याद कर सकते हो। बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा, जब हम इतना बार बार पढ़ेंगे ना इसको, आपको ये ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके दिमाग में मैं सेटल कर दूंगा उस चीज़ को। तो 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी का रूल रहा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थ्रोन पे बैठा यहाँ पर दिल्ली के कब्जे में, वैसे अगेन रिपीट, कैपिटल लाहौर ही थी इसकी, दिल्ली नहीं थी। ये 1206 में आता है। ठीक, तो अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जितने भी रूलर्स आए स्लेव डायनेस्टी के उनके बारे में, ये सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी, इसको मामलुक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। रूलर बिलोंग टू इल्बारी ट्राइब, एक ट्राइब थी वहां की टर्किश ओरिजिन की, जिसको हम इल्बारी ट्राइब या शमसी ट्राइब बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं और इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करते थे ये। कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल सिर्फ 4 साल तक रहा, 1206 से लेकर 1210 तक। लाहौर कैपिटल थी। इसको टाइटल मिला हुआ था लाख बख्श का, जिसका मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स, यानी कि जिसको नीड होती थी तो उसको ये पैसे देता था। ये इसका सिर्फ एक साइड है, दूसरा साइड अभी हम देखेंगे। इसकी डेथ हो जाती है 1210 में चौगान या फिर पोलो खेलते वक्त। ठीक है, ये है आपका 1210 में जो चौगान, इस तरह का घोड़े पे बैठ के खेला जाता है इसको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चौगान, या फिर आज के भाषा में अगर हम देखें इंग्लिश भाषा में तो पोलो बोलते हैं इसको, तब चौगान बोलते थे। ठीक,
इसने दो मस्जिदें बनवाई। एक तो है कुव्वतुल इस्लाम, जो कि दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी कुतुब मीनार के जस्ट बगल में ही। और कुतुब मीनार के जस्ट बगल में ही एक और हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी जो चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड है, जरा कमेंट में बताओ। और 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। अजमेर में दरगाह आपने सुनी होगी ना, अजमेर शरीफ की दरगाह भी यहाँ पे एक। लेकिन यहाँ पर हमें 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में पढ़ना है। और ये जो दोनों मॉस्क हैं, मस्जिद हैं, ठीक है। अभी ये तो यहाँ पर मस्जिद में इसमें नमाज परफॉर्म करने के लिए मुस्लिम्स यूज़ नहीं करते हैं इसको, लेकिन इसको यूज़ करते हैं। किसको? मतलब इसको जो आपका, या तो दोनों वही सेम ही आपका फोटो लगा चाहिए है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको आज भी मुस्लिम्स यूज़ करते हैं नमाज परफॉर्म करने के लिए। और दोनों ही ये, जैसे कि अगर इसकी बात करें, जो कॉर्बेल्ट आर्च टेक्निक में बना हुआ है, ये आपको ये जो दिख रहा है ना इस तरह का, ये इसको कॉर्बेल्ट आर्च टेक्निक बोलते हैं। तो ये कुव्वतुल इस्लाम जो कुतुब मीनार के बगल में बना हुआ है, ये यहीं पर लिखा भी हुआ है, एंड दैट इज कि इसको 1000 मंदिर तोड़वा के बनाया गया है। उसके जो मलबा निकला उससे बनाया गया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखवाया भी, ठीक है। 12th सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया। ये है वो पिलर, ठीक है, विक्ट्री स्तंभ, जिसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं, ये है हमारा मेहरौली का आयरन पिलर, जो चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड है, जिसमें कि जंग नहीं लगती है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो राजस्थान के अजमेर में है, ये माना जाता है कि ये सरस्वती जी का यहाँ पर मंदिर था, और ये एक संस्कृत महाविद्यालय था उस टाइम का, एक संस्कृत विद्यापीठ थी आप बोल सकते हैं। और जैन मोनेस्ट्रीज भी थी यहाँ पर। जैन मोनेस्ट्रीज मतलब जैन्स के रहने के लिए। उसी में बस क्या किया, ऐसे करके ये एक गुंबद रखवा दिया और इस कॉर्बेल्ट आर्च टेक्निक बनवा दी, और उसी का नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो ये बनवाया, प्लस ये जो आप देख पा रहे हैं कुतुब मीनार, इसका कंस्ट्रक्शन इसने शुरू करवाया था। किसने? अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपने जो इसका एक तरह से गुरु मानता था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका नाम है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो अपने गुरु मानता जिसको, उसका नाम है। तो उसकी याद में इसने कुतुब मीनार का जो है कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। कब? लेटर पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी एडी में। लेटर पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी एडी मतलब हम बोल सकते हैं 1196 एडी के समथिंग अराउंड इसने शुरू करवाया होगा, क्योंकि 1194 में चंदावर का बैटल होता है, जयचंद हारते हैं तो वो वापस चला जाता है, ठीक है। कौन? गौरी। डेथ वगैरह बाद में होती है उसकी, और तभी कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सौंप के चला जाता है। तो उसी टाइम पे इसने बनवाना जो है ये शुरू कर दिया था एक तरह से, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ही ऑल्सो बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन ऑनर ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ही पैटर्नाइज राइटर्स लाइक, तो हसन नज़ामी अगर आपसे पूछेगा कि किसके टाइम पे राइटर था, किसका कंटेम्प्रेरी था ये, या फिर फ़खरुद्दीन किसका कंटेम्प्रेरी था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का। इस हसन उन नज़ामी ने ताजुल मस्सिर करके किताब लिखी। हमने अभी तक 3 किताबें देखी। एक तो फिरदौसी ने जो शाहनामा लिखी, एक किताबुल हिंद जो अलबरूनी ने लिखी, दोनों महमूद ऑफ गजनवी के टाइम के हैं, वो 1001 एडी ऐसा टाइम का, ठीक है, 1000 एडी के टाइम के। ये हसन उन निज़ामी किसके टाइम का है? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई डाउट होगा तो पूछेगा। यह है कुतुब मीनार जो 5 स्टोरेज 5 मालों में बना हुआ है, ठीक है। 5 मालों में ये बना हुआ है, 5 स्टोरेज में, और 73 मीटर इसकी हाइट है। कहीं कहीं पे आप 72.5 मीटर भी देखेंगे। कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट नहीं करवाया था। इसमें 3 रूलर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद जो इसका गुलाम और इसका जो दामाद है वो इल्तुतमिश, और ऊपर में आएगा फिरोज शाह तुगलक भी, अभी देखेंगे। ये जो है अभी हम देखेंगे आगे कल के लेक्चर में, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था इस चीज़ को, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट ना हो तो फिर हम आगे बढ़ें और शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ें अभी। गया था सर एक्स के साथ कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार देखने, अब वो किसी और के साथ जाती हूँ। अच्छा, कंप्लीट ओके। वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था नवोली, ठीक है। चलो अब आते हैं इल्तुतमिश। जब उसकी डेथ हो जाती है, 4 साल तक ही रूल करता है वो, थोड़ा कंसोलिडेशन करता है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। अब इसका क्या कोई बेटा नहीं था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक का था, उसका नाम था आराम शाह, ठीक है। उसका नाम था आराम शाह। ही किल्ड आराम शाह। आराम शाह लाहौर पे, क्योंकि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से रूल कर रहा था? लाहौर से। उसका बेटा कहाँ से रूल करेगा? लाहौर से। तो आराम शाह जो है रूल कर रहा था वहाँ पे। इसकी बेटी से, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी कर ली इल्तुतमिश ने, तो दामाद बन गया, ठीक है। उसका स्लेव भी था, गुलाम था। तो उसने सबसे पहले तो आराम शाह को मारा और लाहौर से अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया दिल्ली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लाहौर में लोग रेजिस्ट करेंगे, है ना, जीने नहीं देंगे इल्तुतमिश को। तो उसने दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। और ये जो थोड़े बहुत बच गए थे, बख्तियार काकी और ये क्या नाम है इसका, खिलजी, बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाया, ठीक है, और अपना थ्रोन बिठाया उसने। और ये कुबाचा वगैरह तो पहले हट चुके थे, ठीक है। तो इसने भी
कंसोलिडेशन का काम किया एंड ही सेव्ड दिल्ली फ्रॉम द रैथ ऑफ चंगेज़ खान। तो उसी समय एक मंगोल इन्वेडर था, आपने चंगेज़ खान का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है, ये मंगोल था एक, ठीक है, चंगेज़ खान, ठीक है, जिसने कि न जाने कहा, मतलब बहुत इन्वेजन्स इसने किए चंगेज़ खान ने, और इसके रैथ के बारे में तो सबने किससे सुने होंगे, ठीक है। चंगेज़ खान इंडिया पर इसने बहुत ऐसे प्रॉपर तरीके से अटैक किया नहीं, ठीक है, बिकॉज ही डिडंट गेट एनी सॉलिड रीजन टू अटैक इंडिया। और इल्तुतमिश ने कहीं ना कहीं इस तरह का ऐसे कोई हरकत नहीं करी जो चंगेज़ खान को कुछ ऐसे साइंस दे अटैक करने के लिए। तो आपसे पूछता चंगेज़ खान ने इंडिया में किस टाइम पर इन्वेजन किया था, मतलब पूरी तरह से इन्वेजन तो नहीं किया था, लेकिन हाँ अब ये मान सकते हैं कि इसी के टाइम पे था, या फिर इसके आसपास वाला जो हमारा ट्रांस ऑक्सीनिया रीजन है, जो चंगेज़ खान है ट्रांस जो ऑक्सीनिया रीजन है वहाँ पर अटैक किया था ना, इसे ट्रांस ऑक्सीनिया रीजन, तो ये जो इराक और अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसने अटैक किया था उस टाइम पे, ठीक है। और ट्रांस ऑक्सीनिया रीजन पर अटैक किया था 1219 के टाइम पे, 1219, और उसके बाद 1227 में इसकी डेथ हो जाती है, और इसी बीच 1221 के टाइम पे, 1221 के टाइम पे इसका अटैक मतलब ये काफ़ी पास आ गया था इंडिया के, लेकिन अटैक किया नहीं था चंगेज़ खान ने, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक। तो चंगेज़ खान के बारे में बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। निज़ामुल मुल्क की अगर बात करेंगे तो ये वज़ीर था एक इल्तुतमिश के अंडर में। वज़ीर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था उस टाइम का। प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये हो गया कि जो भी पूरा फाइनेंस है, पूरा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो वज़ीर ही संभालता था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वज़ीर ही पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालता था, निज़ामुल मुल्क था उस समय, ठीक। ही इंट्रोड्यूस्ड यानी इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल, सिल्वर कॉइन इसने जिनका नाम टंका था और कॉपर कॉइन जिनका नाम जीतल था उसको इंट्रोड्यूस किया इल्तुतमिश ने। इसने इक्ता सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्ता सिस्टम क्या है, तो एक्चुअल में इल्तुतमिश ने एक चहलगानी या फिर चालीसा, तुर्काने चहलगानी जिसको हम बोलते हैं, चहलगानी सिस्टम डेवलप करके रखा था, जो कि हमें जियाउद्दीन बरानी की जो किताब है, ठीक है, तारीख फिरोज शाही, उससे पता चलता है, लेकिन वो जब हम तुगलक डिनेस्टी पढ़ेंगे वहां पर उस किताब की चर्चा करेंगे। तो चहलगानी जिसको हम चालीसा ही बोलते हैं, 40 ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स थे इल्तुतमिश के कोर्ट में जो उसको एडवाइस करते थे। अब क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, ये कौन थे, या तो वो टर्किश ओरिजिन के थे या फिर वो स्लेव्स थे जिनको इल्तुतमिश, क्योंकि वो ये क्या करते थे, उठाते थे मार्केट से स्लेव, गुलाम उठाते थे, स्लेव मतलब बच्चे बच्चे उठाते थे बच्चे, और उनको एज ए स्लेव लाते थे और उनको ट्रेन करते थे, और वो उनके लिए लॉयल रहते थे उनके जीवन भर। ऐसा ही हम देखेंगे, आपने पक्का नाम सुना होगा मलिक काफूर का, अलाउद्दीन खिलजी, तो वो भी एक स्लेव था। तो या तो वो स्लेव होगा या तो वो टर्किश ओरिजिन का होगा, वो चहलगानी का पार्ट होगा जो इसको एडवाइस करेगा इल्तुतमिश को, ठीक। तो अब इनको अच्छी खासी सैलरी भी देनी पड़ेगी, अब वो सैलरी कहाँ से आएगी, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि बोला कि एक पीस ऑफ लैंड ले लो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ऐसे पीस ऑफ लैंड ले लो आप लोग, ठीक है, मुझसे पीस ऑफ लैंड ले लो ऐसे, और उसमें आप रूल करो जाके, एक तरह से रूल इन द सेंस की आर्मी कंसोलिडेट करो, जब कुछ बैटल वगैरह होगा तो उसको लेके आओ, और वहाँ से आप रेवेन्यू निकालो, टैक्स कलेक्ट करो, एक तरह से आप क्या करो, टैक्स कलेक्शन करो, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद अपनी सैलरी निकाल लेना, जो बच जाए वो हमको दे देना। तो ये जो सारा काम करते थे इनको क्या क्या बोलते थे, इनको बोला गया इक्तेदार, जो इक्ता को गवर्न करेगा बंदा उसको इक्तेदार बोलेंगे, इक्तादार। और इन्हीं को ही ये मुक्ति या वाली के नाम से जानते हैं, ये कोई अलग नहीं है, इक्तेदारों को ही मुक्ति या वाली बोलते हैं जो उस इक्ता को होल्ड कर रहे हैं। इक्ता मतलब एक पीस ऑफ लैंड जहां पर वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, अपना सैलरी निकालेंगे और इल्तुतमिश को दे देंगे वो, ठीक। धीरे धीरे यही चाहलगानी जो है टर्किश स्लेव्स का ग्रुप ऑफ 40, ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये ही एक तरह से हम बोल सकते हैं किंग डिसाइडर हो जाते हैं कि राजा, अगला राजा कौन बनेगा। जैसे कि अब इल्तुतमिश की अगर बात करें तो 1236 में इसकी डेथ हो जाती है। इसका बेटा था, ठीक है, बेटा आता है इसका, ठीक है, जिस यहाँ पर, लेकिन वो जो बेटा था वो उतना एबल था नहीं, ठीक है, जितना कि वो लैंड कर सके, ठीक है। बहराम शाह सर, बैटल ऑफ वाहिंद यार गजनवी में था, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो गया इल्तुतमिश के रिगार्डिंग चीज़ कि इसने क्या क्या किया, सिल्वर टंका कॉपर जीतल इंट्रोड्यूस किया, दिल्ली को कैपिटल बनाया, और चंगेज़ खान के इन्वेजन से बचाया दिल्ली को, और इसने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इसने चहलगानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, क्योंकि इसके बाद बस हमारे एक ही रूलर है इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, रजिया तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। बुक ज़ियाउद्दीन बरानी की बुक है तारीख फिरोज शाही, वो आज अभी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, वो कल देखेंगे, बिकॉज फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे उसको हम पढ़ेंगे।
क्लियर है यहाँ तक? भैया क्वीन नेक की देवी थी प्रभावती गुप्ता, वाकाटक डायनेस्टी की एक रूलर थी, वो हमने देखा था, वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे थे, ठीक है। उसी को ही हमारे घुरिड बोल देते हैं, ठीक है कंचन जी। आगे बढ़े तो रजिया अब थ्रोन पे आती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद ऐसा नहीं कि इसका कोई बेटा था, नहीं बेटा था, ठीक है, लेकिन वो जो बेटा था, ठीक है, बहराम शाह, वो इतना एबल रूलर था नहीं। और उसकी जो मदर थी, क्योंकि इल्तुतमिश की जो मल्टीपल शादियाँ हुई थी तो उसमें एक शादी से जो हुई थी वो रजिया थी, ठीक है, और दूसरी जो थी इसकी हम स्टेप मदर बोल सकते हैं रजिया की, उसका नाम था शाह तुर्काना, ठीक है। तो ये क्या चाहती थी कि इसका बेटा बने आए थ्रोन पे, इल्तुतमिश सॉरी रजिया ना आए। तो इसने क्या किया, इसने इसको मतलब अपने बेटे को बनाया और धीरे धीरे क्या किया, इसने चहलगानी को भी मरवाना शुरू कर दिया इनको, क्योंकि उसको ये लगा था कि चहलगानी कहीं ना कहीं आगे चल के उसके लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चहलगांस ने विद्रोह कर दिया शाह तुर्काना और उसके बेटे के खिलाफ। तो रजिया सुल्तान ने यहाँ पर देखा एक अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर को, में आपदा को अवसर में इसने बदला और क्या किया, इसने यहाँ पर थ्रोन पे बैठ गई चहलगानियों का सपोर्ट लेके और साथ ही साथ लोगों का सपोर्ट लेके, ठीक। अब होता क्या है, भटिंडा में एक रूलर था जिसका नाम था अल्तुनिया, ठीक है। तो अल्तुनिया, अब इससे पहले भी क्या हुआ था कि जो रजिया थी उसने इधर उधर के छुटपुट रूलर्स को हराया था, और हराने के बाद एक इथियोपियन स्लेव था जिसका नाम था याकूत, ठीक है। इथियोपियन स्लेव था, नहीं इथियोपिया से आया था और उसका नाम था याकूत। इसको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बिठा दिया, किसने? रजिया ने। ये देख के चहलगांस चिढ़ गए। क्यों? क्योंकि वो तो टर्किश ओरिजिन के हैं। आप टर्क के होते होते अब जैसे वही है कि आप जैसे मान लो आपके घर के सदस्य हैं, आप उनको हटा के किसी एक बाहरी सदस्य को कुछ ज़्यादा तवज्जो देने लगो, उनको कुछ इंपॉर्टेंट उनके लिए करने लगो, तो ऑब्वियस सी बात है घर के जो लोग हैं वो चिढ़ेंगे। तो वो भी चिढ़ रहे थे। तो यानी एक तरह से कहीं ना कहीं रजिया के खिलाफ थोड़ा सा अगेंस्ट में चहलगांस थे। याकूत को क्या किया, अब यहाँ पर रजिया ने याकूत को भेजा अल्तुनिया पे। अल्तुनिया भटिंडा का रूलर था, इस पर अटैक करने के लिए भेजा अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया। अब इसके बाद जाती है रजिया खुद अल्तुनिया में, लेकिन अब क्या होता है, अब अल्तुनिया से शादी हो जाती है रजिया की। जी हाँ, वही अल्तुनिया जिसने कि याकूत को मारा, जो एक तरह से रजिया ने भेजा था। और रजिया फिर अल्तुनिया को हराने गई भटिंडा में, लेकिन अल्तुनिया ने कैप्चर कर लिया रजिया को, रजिया के साथ शादी कर लिया, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जब रजिया और अल्तुनिया जब वापस आ रहे थे, कहाँ पर? दिल्ली में, क्योंकि दोनों ने शादी कर ली थी तो भटिंडा से अब दिल्ली में आएंगे, तो इनको एक कंस्पिरेसी के थ्रू मार दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि खोखार करके एक ट्राइब है, खूंखार ट्राइब, उसने मार दिया। कुछ लोगों का मानना है कि ये कंस्पिरेसी उसके ब्रदर नहीं करी थी, यानी उसके भाई रजिया सुल्तान के जो भाई है उसी ने करी थी कंस्पिरेसी उसके खिलाफ, और कंस्पिरेसी करके यहाँ पर उसने मरवा दिया अपनी बहन को रजिया को, सो दैट वो खुद रूलर बन जाए। लेकिन अब हमें कंस्पिरेसी पे नहीं जाना है कि क्या सही क्या नहीं, बस खोखार ट्राइब अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। रजिया के टाइम पे और इल्तुतमिश के टाइम पे मिनहाजे सिराज, ठीक है, मिनहाजे सिराज करके एक क्रॉनिकलर था, क्रॉनिकलर, ठीक है, क्रॉनिकलर था यानी कि हिस्टोरियन था। इसने एक बुक लिखी थी जिसको हम देखो, जो उस समय पे हिस्टोरिकल बुक लिखी जाती थी उसको हम तवारीख बोलते थे, तवारीख, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, हिस्टोरिकल बुक्स। और ये जितनी भी बुक्स हैं ध्यान रखना, भले टर्किश ओरिजिन के थे, लेकिन कोर्ट लैंग्वेज, जो कोर्ट लैंग्वेज इनके टाइम पे चलती थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी, ठीक है। और यही पर्शियन लैंग्वेज जो हम आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुगल्स आते हैं वो भी कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी ताबकत नसीरी, और इस किताब ताबकत नसीरी में मिनहाज सिराज ने बताया था कि रजिया की जो बेटी थी, रजिया और मतलब इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया, शी वॉज मोर एबल दैन दी सन्स ऑफ इल्तुतमिश, यानी कि जो इल्तुतमिश के बेटे थे उनसे ज़्यादा काबिल थी रजिया, और रजिया वॉज दी ओनली मुस्लिम वेमेन रूलर ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। पहली भी यही थी, आखिरी भी यही थी। इसके बाद हमें कोई फीमेल रूलर देखने को नहीं मिलती, ना तो दिल्ली सल्तनत में और ना ही मुगल सल्तनत में, क्योंकि इस्लामिक इन्वेजन तो अभी शुरू हुआ ना, इस्लाम धर्म तो अभी शुरू हुआ, इससे पहले तो इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था। वो तो ठीक है, सबसे पहले तो उसने मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेजन किया, ऐसा ज़्यादा कोई कन्वर्जन किया नहीं। सिंध वाले प्रांत में थोड़ा बहुत कन्वर्जन हुआ, ठीक है, हिंदूज का, लेकिन उसके बाद जो मेन किया वो गजनवी ने, देन गौरी ने किया, एंड देन धीरे धीरे मुगल्स तक ये होता रहेगा कन्वर्जन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ना तो पहले था कोई फीमेल मुस्लिम वुमेन रूलर और ना आगे आएगा सच कुछ, तो शी वॉज दी ओनली वन, ठीक है। तो याकूत बेचारा क्या करें हम, ठीक है, याकूत के साथ चीटिंग हो गई। चलिए अभी आते हैं द लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, एंड दैट इज घियासुद्दीन बलबन। इसका रूल 1266 से 1287 तक रहता है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि सर 1240 से लेकर 1266 के बीच में क्या रहा। तो एक्चुअल में
ये जो बलबन था ये इल्तुतमिश का एक स्लेव था जो चहलगानी का पार्ट था, वही चहलगानी जो हमने देखा था ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स जिसका, ठीक है। तो ये बाद में एक नाइब बन गया था। नाइब कौन होता था? तो नाइब होता था एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, या फिर ऑल डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट फाइनेंस। क्यों? क्योंकि फाइनेंस को कौन देख रहा है? वजीर, ठीक है, वजीर देख रहा है उसको। तो ये एक नाइब था किसके अंडर? नसीरुद्दीन महमूद के अंदर। नसीरुद्दीन महमूद कौन था? ये यंगर बेटा था इल्तुतमिश का। तो जब रजिया गई तो चहलगानी के सपोर्ट से अब नसीरुद्दीन, चहलगानी ने उठा के नसीरुद्दीन महमूद को बना दिया क्या? रूलर। तो उसके अंडर में ये नाइब था। अगेन चहलगानियों ने विरोध किया और इसको नाइब के पद से हटवा दिया। किसको? बलबन को। बलबन को नाइब के पद से हटवा दिया। उस समय के ऑफिसर्स ध्यान रखेंगे जैसे कि नाइब है ये, हमने इक्ता या इक्तेदार के बारे में पढ़ा जिनको मुफ्ती वाली के नाम से जानते हैं, ऐसे उसी टाइम पे ही आमिर, चलो ये तो नहीं होगा तो मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। तो नाइब आपको समझ में आया ना कि जो इंपॉर्टेंट एक मिनिस्टर है जो फाइनेंस को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बलबन को हटा दिया गया, रिवोल्ट हुआ, ठीक है, चहलगानियों ने किया, नसीरुद्दीन महमूद ने उसको फिर हटा दिया। तो बाद में फिर से बलबन क्या करता है, क्योंकि वो चहलगानी का पार्ट था, उसके कंट्रोल में भी इक्ता थी, तो अपने जाता है अपने पार्ट ऑफ लैंड में अपनी आर्मी खुद की बनाता है और जो नाइब बन गए थे नसीरुद्दीन महमूद की जगह पे तो उनको हटाता है, पहले तो मारता है, देन नसीरुद्दीन महमूद को पॉइजन कर देता है, इनको भी साइड हटा देता है, देन 1266 पे गद्दे पे बैठता है। यानी कि इस टाइम तक बलबन एक नाइब की तरह था। कब? 1240 में रजिया गई तो 1240 से लेकर 1266 तक, 1266 तक वो एक सिर्फ नाइब था। 1266 में वो बना रूलर नसीरुद्दीन महमूद को मार के। और सबसे पहला जो इसने काम किया, उसने काम किया चालीसा को ब्रोक किया। ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा, यानी कि चालीसा को तोड़ना जरूरी था क्योंकि फिर से रिवोल्ट होगा उसे पता था और फिर से उसकी जगह किसी और को बिठा देगा ये चालीसा। तो सबसे पहले इस चालीसा पर अटैक किया उसने और उसने प्रेस्टीज ऑफ क्राउन को रिस्टोर किया। याद करो अशोक के टाइम पे देव नामी पियादसी अशोक, यानी कि देवों के प्रिय अशोक। तो वैसे उसने बोला कि भैया हम शैडो ऑफ अल्लाह हैं, अल्लाह से के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है हमारा, रोज का उठना बैठना है, ठीक है। तो उसने जिल्ले अलाही का टाइटल लिया, दैट मीन्स शैडो ऑफ अल्लाह, यानी मैं अल्लाह की शैडो, अल्लाह की छाया हूँ। यानी कि अब क्या होगा, अब जो उसके अंडर में है, चाहे वो चहलगानी को तो उसने वही कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, बाकी जो उसके कोर्ट में है या फिर बाकी जो जनता है वो यही मानेगी कि हाँ ये अल्लाह है, इसके अगेंस्ट हमें रिवोल्ट नहीं करना है। तो इसने करना ये चाहा कि इसने अपना जो क्राउन है, क्राउन उसकी पावर को रिस्टोर करना चाहा कि भाई क्राउन को एकदम इतना सुप्रीम बना देंगे कि कोई हमारे खिलाफ विद्रोह करे ही ना, ठीक है। और अगर करेगा तो क्या करेंगे, ठीक है, करेगा तो उसके खिलाफ ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चलाएंगे। ब्लड एंड आयरन मतलब एक तो पहली बात तो उसने क्या ये किया कि जिसका खून किसका है, लोअर, जैसे नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे वर्ण सिस्टम हिंदुइज्म में, तो वैसे उसने बोला कि जो भी एक स्लेव फैमिली से बिलोंग करता है, वो स्लेव है, उसके मदर फादर स्लेव या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स स्लेव है, तो उनको पहले कोर्ट की इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो सबका ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट इन दी सेंस मतलब उनके रूट्स चेक करो कि वो कहाँ से आए हैं। तो अगर सुप्रीम ब्लड वाले हो आप तो आप हमारे कोर्ट में इंपॉर्टेंट पोजीशन में रहोगे, नहीं तो नीचे पोजीशन पे जाओ। ये है पॉलिसी ऑफ ब्लड। और आयरन का मतलब ये है कि यहाँ पर बंगाल वाले रीजन में तुगरिल बेग जो कि एक गवर्नर था बलबन के अंडर में ही, इसने रिवोल्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट? बलबन के अगेंस्ट। तो उसके खिलाफ क्या किया बलबन ने? क्या किया होगा? कैंची बनवा दी बलबन ने। कैंची बनवा दी मतलब इसी को बोलते हैं, कैंची बनवाने को ही बोलते हैं हम पॉलिसी ऑफ आयरन। ब्लड तो देख लिया हमने, ब्लड वाला क्या कॉन्सेप्ट है, और ये पॉलिसी ऑफ आयरन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, बस हिस्टोरियंस का कहना है कि इसने खून और कि भाई जिसका रॉयल ब्लड है तो वो ऊपर पोजीशन पे रहेगा, नीचे वाले नीचे जाओ और हटाओ मेरे कोर्ट से। और पॉलिसी ऑफ आयरन ये तुगरिल बेग ने किया विद्रोह, तो तुगरिल बेग को फांसी में चढ़ाया। और ना सिर्फ तुगरिल बेग को, उसकी पूरी फैमिली को मारा उसने, बलबन ने, ठीक है, पूरी फैमिली की कैंची बनवाई। और उसने क्या कहा कि जैसे ही हम दिख जाएं सिजदा करना हमारे। जैसे सिजदा का मतलब क्या होता है? मत्था टेकना। कहाँ पर मत्था टेकना? ठीक है, कहाँ पर मत्था टेकना? तो मत्था टेकना जैसे नमाज पढ़ी जाती तो मत्था टेक के पढ़ी जाती है ना, तो वैसे ही सिजदा आने के देखते ही मत्था टेक देना ज़मीन पे और पैबोस कर लेना। पैबोस का मतलब है कि हमारे पैर चूम लेना। पैबोस ये क्यों किया कि भाई आप किसी को मत्था टेक रहे हो, उसके पैर चूम रहे हो, तो क्या कभी उसके खिलाफ विद्रोह करने का सोचोगे भी? तो इसीलिए उसने सिजदा पैबोस, यानी कि उसने रिस्टोर किया क्राउन की पावर को और जिले लाही का टाइटल लिया। और बताया, पता है इसने क्या, कि हम आफरा सियाब के डिसेंडेंट हैं। आफरा सियाब के डिसेंडेंट का मतलब है कि आफरा सियाब एक रॉयल फैमिली है, जो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली है, तो हम उससे बिलोंग करते हैं। तो हमसे मतलब पंगा लेना मतलब तुम प्रॉफिट मोहम्मद की अपमान कर रहे हो, तो ये मत करना। ओरिजिनल नेम इसका उल्लुक खान था, आगे भी कुछ रूलर्स आएंगे जिनका नाम उल्लुक खान होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो बलबन वॉज द फर्स्ट उल्लुक खान हम बोल सकते हैं। इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट सेटअप किया नोन एज दीवान अर्ज। ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। और इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले फेस्टिवल ऑफ नवरुज़, जो कि एक पारसी फेस्टिवल है, उसकी शुरुआत करी, ठीक है। पारसी फेस्टिवल नवरुज़ की इसने शुरुआत करी दिल्ली सल्तनत में।
ठीक। और इसकी यहाँ और इसको मतलब ये ठीक है 1279, तो ये तुगरिल बेग की बात हो रही है। एंड देन ये 1287 तक रहता है, इसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद इसका जो पोता है वो आता है कैकुबाद, जो कि लास्ट रूलर होता है स्लेव डायनेस्टी का। ये हम बोल सकते हैं कि 1287 से लेकर 1290 तक रूल करता है। अब इस कैकुबाद का क्या हुआ वो जानेंगे कल के एपिसोड में। जैसे कि हमारे सीरियल्स आते हैं ना टीवी में, पूरा नहीं दिखाते हैं, टू बी कॉन्टिन्यूड, टू बी कॉन्टिन्यूड। यहाँ से जो आगे स्टोरी है वो कल देखेंगे कैकुबाद का किसने क्या किया, ठीक है। और कौन आया थ्रोन पे, कौन आया थ्रोन पे वो तो काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या हुआ, स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। तो यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक। ये इंग्लिश का बैच है, ये आप डाउट आउट पूछ सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन लगाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ये आपका ये बैच है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर ये प्राइवेट क्यों हो जाती है क्लासेस, क्योंकि ये पेड बैच की क्लास है जो आपको परमार अकेडमी ऐप के अंदर मिल जाएंगी। सारी रिकॉर्डेड क्लास नोट की क्विजेस सब कुछ, ठीक है। इसी के अंदर ही आपको इंग्लिश का बैच ही मिल जाएगा, इसी के अंदर ही आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश का अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस बैच में हैं तो। ये फ्री में ई बुक्स अवेलेबल करवा दी गई हैं टेलीग्राम और परमार अकेडमी ऐप दोनों में, ठीक है। इसके बारे में कल भी चर्चा करी थी। इसमें सारे सब्जेक्ट वाइज, यानी कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक्स, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज है मॉक फॉर्मेट में। जितने भी 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे जीडी का हुआ है, जूनियर इंजीनियर, CHSL, सिलेक्शन पोस्ट, MTS, स्टेनो, CPO, CGL, सब के ई बुक, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सभी के लिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चंस लगाना, और क्वेश्चन जब लगाएंगे ना तब आपको पता चलेगा भाई कि भाई आपने कितना याद रखा और कितना नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है जो CAPF 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली 4 स्टोरेड, यानी कि 4 माले थे। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स रेज्ड द हाइट टू द स्ट्रक्चर बाय एडिंग द 5th स्टोरी। तो हमने पढ़ा था कि कुतुब मीनार की हाइट है 3 मीटर और ये 5 माले की है, 5 स्टोरेड है। लेकिन 5वां माला बाद में बनाया था फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में कल पढ़ेंगे। हुआ क्या था, बिजली टकराई थी, बिजली से टूट गया, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, तो उसने पूरा ही बनवा दिया, फिर 5 स्टोरी का बनवा दिया फिरोज शाह तुगलक ने, जो आप वाइट वाला पार्ट देखते हो। अब आते हैं तो भाई आज यूपीएससी के उतने क्वेश्चन इंक्लूड नहीं हुए हैं। पहली बात तो मेडिवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछता भी नहीं है, ठीक है, यूपीएससी, और थोड़े से आज क्वेश्चन कम निकल पाए थे, वो हम कल कर लेंगे, क्योंकि कल भी दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ना ही है, तो कल कर लेंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। आज SSC वाले भी करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। और क्वेश्चन ज़रूर किया करो। पांडे जी हमने भी बताया आपको हाइड क्यों हो गई, क्योंकि वो वहाँ से थी, ठीक है। मिनहाज सिराज पैटर्नाइज बाई इल्तुतमिश, सोल्यूशन में है गलत है। हमने क्या बोला, मिनहाज सिराज ने क्या बोला, जो मैंने ये बोला, अगर आप बैक करके सुनोगे, रजिया और इल्तुतमिश के टाइम का क्रॉनिकलर है, हिस्टोरियन है। उसने ये बताया था कि रजिया वॉज मोर एबल दैन दी हर ब्रदर्स। तो अगर इल्तुतमिश के टाइम पे था तो रजिया के टाइम पे भी तो होगा, क्यों? क्योंकि तभी तो उसको पता कि रजिया ज़्यादा एबल थी एज कम्पेयर टू, नहीं तो जब रजिया को उसने देखा ही नहीं तो कैसे लिख सकता है। तो इल्तुतमिश के टाइम पे तो था ही वो, रजिया के टाइम पे भी था, ठीक है। चलो, तो हु वॉज द फर्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल इन दी दिल्ली सल्तनत। और सभी लोगों से मेरा वो आग्रह है कि सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज़रूर किया करो, ठीक है। ये सब वही एग्जाम के क्वेश्चन है जो आप देने वाले हो, ठीक है। तो जब तक आप ये नहीं ट्रैक करोगे कि भाई आपको आपने कितना सही किया कितना गलत किया, तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि भाई आपको कितना अभी याद हुआ कितना नहीं। तो पहली डायनेस्टी जिसका दिल्ली सल्तनत पर रूल था वो कौन सी थी, तो ये थी आपकी। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दैट इज़ कहाँ गया वो हमारा, ये है कि इसके पीछे का भी कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, ये जो अल्तुनिया नहीं है, अल्तुनिया, तो अल्तुनिया ने रजिया को, अभी मैंने बताया था रजिया को बंद करवा दिया था जेल ने, तो अल्तुनिया कैप्चर्ड रजिया इन किला मुबारक। भटिंडा का रूलर था ना, तो किला मुबारक आपका भटिंडा में होगा, तो किला मुबारक ऑफ भटिंडा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बाकी बलबन के बारे में देख लिया, और बलबन के रिगार्डिंग एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि है ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रादर दैन एक्सपेंशन। यानी इसने एक्सपैंड करने का नहीं सोचा कि हम ये भी, इसने कोई जंग वंग नहीं लड़ी। इसका मेन था कि भाई जितना है उसी को पहले संभाल लें हम, ठीक है। ये चहलगानी अगर हम लड़ने जाएंगे तो चहलगानी वलगानी यहाँ सब खराब कर देंगे मामला। तो ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ व्हाट, कंसोलिडेशन रादर दैन एक्सपेंशन, ठीक। और एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे ये चौहान डायनेस्टी के रूलर्स हैं, इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो इनके बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इनके बारे में हमें पता चलता है, एक बिजौलिया इंस्क्रिप्शन है, बिजौलिया प्रेजेंट डे राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर इंस्क्रिप्शन, क्योंकि पहले ये वहीं पे रूल कर रहे थे, बाद में दिल्ली में आए थे जब तोमर डायनेस्टी के बाद, ठीक है। तो बिजौलिया इंस्क्रिप्शन चौहान डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चंस करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले रूल मामलुक का था।
जिनको कि हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको याद हो, सख्त सा लौंडा, इस तरह से हमने पढ़ा था, जिसमें स्लेव डायनेस्टी थी, जिसको मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, क्यों स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं इसको? क्योंकि जो प्रोमिनेंट 3 रूलर्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, तीनों ही स्लेव्स थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, और बलबन इल्तुतमिश का स्लेव था। तो तीनों ही एक दूसरे के स्लेव थे। सारे स्लेव नहीं थे डायनेस्टी के रूलर, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट जो बड़े रूलर्स थे वो थे, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, पहला सुल्तान जिसने अजमेर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, जहाँ पे आज भी आप देखते हैं ना, कभी भी अगर चुनाव होंगे तो तुरंत अजमेर की में चादर चढ़ाने पहुँच जाते हैं हमारे कौन पॉलिटिशियंस हो गए, हमारे एक्टर्स वगैरह भी जाते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक गया था, जिसके बारे में कल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज genealogy वॉज फाउंड इन बिजौलिया इंस्क्रिप्शन। तो बिजौलिया इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले किसकी वंशावली के बारे में पता चलता है कि भाई ये पहले रूलर आए थे, इसमें देन ये। तो ये हमें चौहान डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके बारे में पता चलता है, चाहमना डायनेस्टी। ठीक है, अगला है KNG की फैक्ट। वो हरिसेन अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हरिसेन एक का नाम हो गया तो दूसरे का हो नहीं सकता है। सर वो कोट जैकेट का था, मतलब समझा नहीं मैं। चलो, तो इन विच ईयर डिड द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेड ट्रांस ऑक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान। तो नॉर्थ ईस्ट ईरान मैंने बताया था ट्रांस, बिकॉज वहाँ पर एक रिवर थी, ऑक्स रिवर। ठीक है, तो उसके अराउंड यहाँ पर चंगेज खान ने कब इन्वेजन किया था? तो मैंने आपको बताया था ये इन्वेजन हुआ था 1219 में, 1219 में हुआ था ये। ठीक है, वहाँ पर मैंने लिखवाया भी था, 1219 में हुआ था। और 1221 में इंडिया के टाइम पर, मतलब इंडिया के अराउंड अटैक किया था, और 1227 के अराउंड जो है ये मर गया था, इसकी डेथ हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिड अलेक्जेंडर इन्वेड पंजाब। तो पंजाब वाले जगह पे अलेक्जेंडर ने कब इन्वेजन किया था? तो हमने देखा था, और ये कब मरा था? तो 326 BC में इसने इन्वेजन किया था, 323 BC में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर 326 BC में इन्वेजन किया, 323 BC में मर कैसे सकता है? बिकॉज 323 पहले बाद में आएगा, 326 पहले आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, और रूलर ऑफ स्लेव मामलुक डायनेस्टी। इल्तुतमिश की डॉटर कौन थी? तो इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू स्टाइल हिमसेल्फ एज जिले इलाही। जिले इलाही का टाइटल किसने लिया? CHSL 2024। ये क्वेश्चन था आपका MTS 2023। तो जिले इलाही का टाइटल बलबन ने लिया, जिसने बोला हम आफरा सी आपके डिसेंडेंट हैं। नवरोज फेस्टिवल शुरू किया, दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट मिलिट्री का शुरू किया इसने। अच्छा हाँ, मुझे आपको इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स लिखवाने थे ना, तो एक सेकंड मैं इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स यहाँ पर लिखवा देता हूँ एक बारी, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं क्या आदत होती है भागने की, क्विज करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब उनका छूट जाएगा, यहाँ पर मिस होने वाला है उनका जो यहाँ पर भागे हैं। ठीक है, तो वजीर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, ये काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले प्रीति वर्मा बिल्कुल वही बताने जा रहे हैं ऑफिसर्स की पोजीशन। तो ये प्राइम मिनिस्टर था जो कि क्या संभाल रहा था? जो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहा था। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो संभाल रहा था ये, लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसका था? वो आमिल का काम था। आमिल यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू, कलेक्ट रेवेन्यू को कलेक्ट करने का टाइम था। इसको हम समहारता से रिलेट कर सकते हैं, जो हमने मगध के टाइम पे पढ़ा था। याद आ रहा है आपको? समहारता रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा है, और सानी दाता क्या कर रहा है? सानी दाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर है ना, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर है। आमिल को आमिर से कंफ्यूज मत करिएगा। आमिल रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, जो आमिर है वो एक तरह से गवर्नर है परगना का, गवर्नर ऑफ परगना। अब परगना क्या है? तो प्रोविंस के अंडर में परगना आ रहा है। जैसे ये पूरा इल्तुतमिश का एम्पायर, ये सेंटर से कंपेयर कर सकते हो। देन प्रोविंस होंगी, जैसे यूपी MP आज हमारे, तो उसको प्रोविंस है। देन उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको परगना से कंपेयर कर सकते हो। तो ये गवर्नर था परगना का, आमिर। ठीक है, वजीर देख लिया, आमिल देख लिया, और आमिर देख लिया। ठीक है, वजीर। ठीक है, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। नाइब कौन था? नाइब था इंचार्ज ऑफ ऑल द अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, इंचार्ज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स मैंने लिखवा दिया था एक्सेप्ट फाइनेंस। ठीक है, और मुक्ति वाली तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। मुक्ति वाली जिनको इक्तेदार बोलते हैं, ये क्या थे? दे होल्ड इक्ता होल्ड करते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, कुछ अपना रखते हैं, बाकी रूलर को देते हैं। ठीक है, तो ये इक्ता और मुक्ति, ये ध्यान रखना। तो आमिल, आमिर, नाइब, वजीर, मुक्ति वाली। बाकी जैसे आज हमने एक डिपार्टमेंट पढ़ा, दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, जो बलबन लाया था। ऐसे ही और भी डिपार्टमेंट आएंगे खिलजी और बाकियों के टाइम पे, तो वो जब खत्म हो जाएगा दिल्ली सल्तनत कल आखिर में, तो वहाँ पर मैं एक साथ लिखवाऊंगा उसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट इन्वेजन बाई महमूद गजनी आउटसाइड पंजाब। तो लास्ट इन्वेजन कौन था महमूद गजनी का पंजाब के बाहर? तो पहले तो वो उसने बैटल ऑफ पेशावर लड़ा था, याद आ रहा है आपको? बैटल ऑफ पेशावर, जहाँ पर उसने किंग जयपाल की हत्या करी थी। देन उसके बाद उसने बैटल ऑफ वाहिंद लड़े थे। देन वो आया था सोमनाथ पे। तो यहाँ पर देखिए आप,
ठीक है। तो पहला तो था बैटल ऑफ पेशावर, ये बैटल ऑफ पेशावर। देन उसने, मैंने आपको बताया था, बैटल ऑफ वाहिंद लड़े थे। देन उसके बाद जो है उसने सोमनाथ पर अटैक किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, सोमनाथ। अगला है, बिटवीन हु अमंग द फॉलोइंग डिड द बैटल ऑफ चंदावर टेक प्लेस, CHSL 2023 और JEE 2024। तो बैटल ऑफ चंदावर किसके बीच में हुआ था? तो ध्यान रखना, जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो राजा जयचंद और मोहम्मद गजनवी के बीच में नहीं, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और राजा जयचंद कहाँ के रूलर थे, कैपिटल क्या थी? अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मोहम्मद ऑफ गौर डिफीटेड जयचंद ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी इन 1194? तो आंसर मिल गया आपको, 1194 में ही लड़ा गया था और इनकी कैपिटल क्या थी? कन्नौज थी। और बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और गौरी की जीत होती है, और पहले वाले में उल्टा होता है। अगला देखिए, फेमस अरबी स्कॉलर अल बरूनी केम इनटू कॉन्टैक्ट विद इंडिया थ्रू डैश इन द 11th सेंचुरी एडी। तो 11th सेंचुरी एडी में किसके साथ आया था भारत अल बरूनी? तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ, जिसने 17 बार भारत पर अटैक किया। मोहम्मद बिन कासिम तो कब आया था? सबसे पहला अटैक हुआ था 726 एडी के टाइम पे। 13th, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द बेस्ट नोन चाहमना रूलर। तो सबसे बेस्ट नोन चाहमना यानी कि जो सबसे कुख्यात मतलब कुख्यात नहीं, प्रख्यात चौहान रूलर हैं, वो कौन थे? तो वो पृथ्वीराज जी थर्ड थे, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? स्टेनो 2023। तो मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किससे बिलोंग करेगा? बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। स्लेव डायनेस्टी, जो पहली डायनेस्टी आई थी दिल्ली में, उसको मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, जो वो आर्किटेक्चर लाएगा उसको मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलेंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका स्लेव डायनेस्टी। अगला है, दिल्ली सुल्तान हु सकम टू इंजरीज एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फॉल फ्रॉम हॉर्स वॉस। तो कौन था जो गिर के जिसकी मृत्यु हो गई थी? ही वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका टाइटल बताइए, इसको क्या टाइटल दिया गया था? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आराम शाह बेटा था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। बहराम शाह बेटा था किसका? ये बेटा था इल्तुतमिश का। ठीक है, ध्यान रखना है, जो बाद में रूलर बनता है। ठीक है, बाद में फिर रजिया बन जाती है। द टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश वॉज बिल्ट इन विच ईयर? तो टाइटल क्या था? टाइटल था इसका लाख बख्श, जिसका नाम था गिवर ऑफ लैक्स। ठीक है, एक सेकेंड, लाख बख्श, लाख बख्श। ठीक, चलो अगला करते हैं। दैट इज द टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश वाज बिल्ड इन विच ईयर? तो टूम्ब जो है इल्तुतमिश का, पहली बात तो कहाँ पर है? तो ये है आपका पड़ता है आपका दिल्ली में। ठीक है, टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश दिल्ली में पड़ता है ये। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके 1258, ओके ठीक है, हाँ ठीक है, 1235 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 1235, मुझे लगा सब 1400 1300 की लाइन में। तो 1235 इसका सही आंसर होगा। 1210 में डेथ हुई थी, 1235 में इसका टूम बनाया गया था दिल्ली में। रजिया वॉज फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर ऑफ द सल्तनत। कब थ्रोन पे बैठी थी? 1236 में। 1236 से लेकर 1240 तक रही थी, 4 साल। बलबन ने सिजदा और पैबोस शुरू किया था एज अ पार्ट ऑफ आर्मी एटिकेट, फैमिली एटिकेट, रिलीजियस या फिर कोर्ट एटिकेट? तो इसने एज अ कोर्ट एटिकेट शुरू किया था। कोर्ट एटिकेट का मतलब होता है कि कोर्ट में, जब हम कोर्ट में होंगे तो जब हमें देखोगे तो वहाँ पे तुम सिजदा करोगे, हमारे सामने झुकोगे और पैबोस करोगे, हमारे फीट किस करोगे। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग नवरोज़ ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? तो नवरोज़ किसने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था? पारसी फेस्टिवल, जो कि गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला है बलबन। ठीक है, बलबन सर्व्ड एज नाइब टू विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो नाइब किसको सर्व किया था? यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश who was नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड अ कॉपर कॉइन कॉल्ड एज? तो इल्तुतमिश ने कॉपर कॉइन जो शुरू किया था उसको क्या, किस नाम से जानते थे? तो सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल। ठीक है, जो टंका था वो कैसा कॉइन था? वो सिल्वर कॉइन था। ठीक है, वो आपका सिल्वर कॉइन था। हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल इन 1279? रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन और इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। और देन बलबन ने कैंची बनाई थी इनकी और इनके पूरे फैमिली की। कौन थे ये? तो ये थे तुगरिल बेग जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और तो कुछ नहीं यहाँ पे। चलो, हु ऑक्यूपाइड बदाऊन एंड अपॉइंटेड इल्तुतमिश एज इट्स फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर? कुतुबुद्दीन ऐबक, बहरम शाह, बलबन या फिर इल्तुतमिश? ठीक है, इल्तुतमिश के अपॉइंटमेंट इल्तुतमिश थोड़ी ना खुद करेगा, और बलबन तो बाद में आया था। बलबन तो खुद उसका इल्तुतमिश का स्लेव था। बहराम शाह तो बेटा था इल्तुतमिश का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। बदाऊं का वो ऑक्यूपाई करके और इल्तुतमिश को गवर्न करने के लिए दे दिया था। कुतुब मीनार इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, द्रविडियन, सूफी या फिर मॉडर्न? तो ये तो आप निकाल सकते हैं, द्रविडियन और मॉडर्न तो होगा नहीं। द्रविडियन तो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है जो कल देखे थे। आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडो इस्लामिक। कॉर्बेल आर्च टेक्निक पे इस तरह से बना हुआ है ना,
इस तरह से कॉर्बेट लास्ट टेक्निक में इंडो इस्लामिक क्यों है? पहले से ही कुछ टेम्पल या फिर कुछ बना हुआ था वहाँ पर, उसमें तो गुम्बद रख दिया है, फिर इस तरह से कॉर्बेट आर्च बना दिया, तो वो क्या हो गया? इंडो इस्लामिक हो गया वो। 25 हु हैड अज्यूम द टाइटल ऑफ बलबन का टाइटल किसने अज्यूम किया था? कबीर खान, फरीद खान, उलुग खान या फिर अयास खान? तो फरीद खान तो हमारा शेर शाह सूरी आएगा ना आगे, ठीक है, जब मुगल पढ़ेंगे तो वहाँ पे, ठीक है, ये आंसर होगा उलुग खान। 26 मिनहाज सिराज वॉज अ क्रॉनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो मिनहाज सिराज किसके टाइम का क्रॉनिकलर था, हिस्टोरियन था? इल्तुतमिश, ऐबक, बलबन या फिर खिलजी? तो मिनहाज सिराज इल्तुतमिश के टाइम का क्रॉनिकलर था, हिस्टोरियन था। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड मीनारत, मीनारत मतलब मीनार, ठीक है, मीनार मतलब इसे कुतुब मीनार है, तो बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ द विच सेंचुरी, तो लास्ट डेकेड ऑफ विच सेंचुरी? तो भाई याद करो 1194 में चंदावर हुआ, दिन 1196-7 के टाइम पे बनना शुरू हुआ था, तो बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बनाना शुरू किया था, तो यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी एडी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ना। जो 1190 अगर 7 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या? 12th सेंचुरी एडी, ठीक, ये पहले ही सेंचुरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है मीटर में? 72.5 या फिर 73 मीटर्स? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। और कुतुब मीनार के अंदर कोई गया है यहाँ पर? कोई ऐसा है जो कुतुब मीनार के अंदर गया हो? कोई ऐसा जो कुतुब मीनार के अंदर गया हो? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वजीर ऑफ सुल्तान, तो वजीर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश कौन था? वजीर, तो वजीर हमने देखा था कौन था? निज़ामुल मुल्क था, निज़ामुल मुल्क जुनैदी इसका पूरा नाम था, ठीक। तो भैया देखो कुतुब मीनार के अंदर, अब यहाँ पे कुछ लोग बोल तो रहे थिंक है ना, तो बेटा 1981 से ये बंद है, 1981 से, है ना, और उम्मीद तो यही 1981 के बाद ही पैदा हुए हो गए, है ना। तो क्यों बंद हो गई है? क्योंकि एक्चुअल में 1981 में एक कुछ स्कूली बच्चे अंदर गए थे कुतुब मीनार के, पहले इससे पहले अलाउड था अंदर जाना, ठीक है, गेट वेट लगा हुआ है, पहले अंदर अलाउड था और ऊपर आप जा सकते थे, ठीक है। लेकिन एक बार हुआ क्या 1981 में, ठीक है, 1981 में यहाँ पर जब बच्चे अंदर गए कुछ, तो लाइट चली गई, और जब लाइट चली गई तो भगदड़ मच गई अंदर बच्चों में, और 45 ज़्यादातर उसमें बच्चे ही थे, उस लोगों की डेथ हो गई, 45 डाइड। तब से गवर्नमेंट ने लाइट नहीं लगाई, बंद ही कर दिया उसको, ठीक है, कि भाई परमानेंट लाइट लगा देना ना, बंद ही करो उसको। तो 45 लोगों की जब डेथ हुई थी 1981 में, तब से ही बंद है ना। अगला है 30, गियासुद्दीन बलबन रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी टुक अप द टाइटल ऑफ, तो क्या टाइटल लिया बलबन ने? तो उसने लिया शैडो ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अर्ली टर्किश रूलर्स हु रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम 1206 से लेकर 1290 तक? क्या सही ऑर्डर है? चलो, तुम ये हर बात में क्यों नहीं है, हर बात में एक्स एक्स की क्यों करते रहते हो भाई? चल बेटा जय पढ़ाई कर, क्यों? और तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहले ऐबक आया, ठीक है, फिर इल्तुतमिश, देन रजिया उनकी बेटी, 1206 से लेकर 1210 तक, 1210 से 1236, 1236 से 1240, देन 1266 से लेकर 1287 तक था कौन? बलबन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट, किस किले में रजिया को बंदी बना लिया था अल्तुनिया ने? तो अल्तुनिया ने अभी हमने देखा था बटिंडा का रूलर था, तो अगर आपको इतनी ही बात पता है तो आप आराम से कर लेंगे। किला मुबारक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज ऑर्गेनाइज बाई बलबन, तो बलबन ने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था? सीजीएल 2024, तो बलबन ने मुस्त खराज, ये तो डिपार्टमेंट ऑफ एरियर, ये सब हम कल देखेंगे, रिसालत वगैरह सब, ठीक है। आंसर होगा दीवान अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट बलबन ने सेटअप किया था। आगे देखते हैं, एंड दैट इज 34 चंद बरदाई द फेमस लिटरेरी वर्क डैश मेंशंस पृथ्वीराज चौहान लव स्टोरी एंड हीरोइक डीड्स, तो ये पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली प्राइमरली अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रादर देन एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन ना करके कंसोलिडेट करने का किसने सोचा था? बहलोल लोधी, लोधी, खिलजी, बलबन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसी बात के सीजीएल के पेपर में पूछा गया। अच्छा, कारगिल पार्क में गए हो यश, ओके। गयासुद्दीन बलबन हैड सेटअप और डैश डिपार्टमेंट। हाँ, अगर आपके कोई जैसे घर में, जैसे मुझे याद है रेड फोर्ट में हम गए थे, तो रेड फोर्ट में रस्से वस्से लगे रहते हैं, अलाउड नहीं होता एक पॉइंट के बियॉन्ड जाना, लेकिन जब मैं गया था ना तो मतलब पापा सीएसएफ में थे, तो उस टाइम पे दिल्ली में ही पोस्टेड थे, रेड फोर्ट में नहीं थे, लेकिन वो पापा तो जो ये केंद्रीय मंत्री जो मंत्रालय वहाँ पर थे। एक सेकंड रुको यार, किसी कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, चलो तो करते हैं क्वेश्चन दीवाने अर्ज, ठीक है। किसने, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स इंट्रोड्यूस टू कॉइन्स नेमली सिल्वर टंक एंड कॉपर जीतल। तो सिल्वर टंक और कॉपर जीतल किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही या हया, नहीं ये नहीं करने, अब यहाँ तक रोक देना है, ये कल करेंगे, ठीक है, ये कल मैं पढ़ाऊँगा, आंसर इसका सैयद होगा, कल पढ़ेंगे, ये कर सकते हो। ये सिजदा पैबोस किसने शुरू किया था? आई थिंक अब आपको करने चाहिए जहाँ तक आपसे हो जाए, नहीं तो कल जब कंप्लीट हो जाएंगे तब करना है, ठीक है। तो बलबन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बलबन रूल ओवर एन एब्सोल्यूट डिस्पॉट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो बलबन के टाइम पे क्या हुआ था MTS 2024? डिस्ट्रक्शन ऑफ 40, अपॉइंटेड हिंदूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेक्टेड अ कॉमन मैन, इन सब तो नहीं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द 40 यानी कि जो चहलगानी उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। चलो भाई, बस ठीक है। मोहम्मद गौरी अटैक्ड भटिंडा, जिसको तब ताबर हिंद के नाम से जानते थे, इन 1191, अ स्ट्रैटेजिक, ओके ठीक है, अ स्ट्रैटेजिक पॉइंट फॉर होम। तो भटिंडा पर अटैक किया था, जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट था उस समय पृथ्वीराज चौहान के लिए भी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। इन 11th century अंडर महमूद ऑफ गजनी, गजनी अ स्मॉल टाउन इन डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ द वास्ट एम्पायर ऑफ गजनवाइड। बताओ। यस प्रीतापाल जी, यस वही नैकी देवी हैं ये, ठीक है, कोई नैकी देवी जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। तो कहाँ पर है ये अभी? गजनवाइड एम्पायर जो प्रेजेंट अफगानिस्तान है वहाँ पर ऑप्शन, भले टर्क थे लेकिन अफगानिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर्स टुक द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो ब्लड एंड आयरन किसने लीड किया था? बलबन ने। सारे क्वेश्चन CHSL 2024 में, ठीक है, सब कर लेंगे आप। ये देख लो, क्वीन नैकी देवी इज रिमेंबर्ड एज द वुमेन हु डिफीटेड हूम इन 1178 AD, जब गुजरात पर अटैक किया था इसने, गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी को हराया था क्वीन नैकी देवी ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। मुक्ति कौन होते थे बताओ? सर आपकी एज कितनी है? एज से क्या करोगे भाई तुम जान के? इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दी दिल्ली सल्तनत द टर्म मुक्ति मीन्स। तो मुक्ति का मतलब क्या होता है? तो मुक्ति वाली इख्तेदार होते हैं ये, जो इक्ता जो लैंड असाइनमेंट उसको होल्ड करके रखते हैं, है ना। अमंग दी फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड गियासुद्दीन बलबन एज हिज प्राइम मिनिस्टर। तो बलबन को किसने प्राइम मिनिस्टर बनाया था? प्राइम मिनिस्टर मतलब एक तरह से वज़ीर होता है हमारे, ठीक है। तो ये थे प्राइम मिनिस्टर के तहत आपके थे, ओके, इल्तुतमिश के अंडर में, ठीक है। एक सेकंड। वो अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड एज हिज और हर प्राइम मिनिस्टर। तो ये नसीरुद्दीन महमूद ने किया था, ठीक है, जो इनका बेटा था। खत्म हो गया हमारे क्वेश्चन आज के, ठीक है। बाकी आई थिंक मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर रखे ही नहीं आज, जो कि आपके खिलजी तुगलक सैयद लोधी हैं। बस इक्का एक क्वेश्चन था सैयद वाला, बाकी तो और कोई नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लेंगे। बाकी रेड और बफ सैंड स्टोन से इज़ द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया बिल्ट इन द 13th century। अब भाई 12th century में स्टार्ट हुआ था बनना, बट 13th century में 13th century में बना था रेड और बफ सैंड स्टोन से। इट इज़ कुतुब मीनार, ठीक है। हज़ार साल का गैप, अच्छा 100 साल का गैप है, यस। तो 100 साल में कहाँ, जैसे कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इसकी डेथ है 1030 में हो जाती है, और 1190 के टाइम पे फिर बोल सकते हैं 1178 के टाइम पे पहला अटैक करता है गौरी। तो उस टाइम पे यहाँ पर जो घुरिड एम्पायर है, जो घुरिड डायनेस्टी है, मोहम्मद गौरी है, वो यहाँ पर अपना कंसल्टेशन कर रहे थे। और यहाँ पर अपने जो यहाँ पर उस समय कोई ऐसा इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ था इस बीच में 100 साल में। यहाँ पर सब अपना पावर कंसल्टेट कर रहे थे, कौन? राजपूत जो डायनेस्टीज थी। उसके बाद इस्लामिक इन्वेजन हुआ, ठीक है। सर वी आर परमार आर्मी, अच्छा। बैटल ऑफ तराइन, थर्ड वॉर 1215। भाई थर्ड वॉर और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, 2 बैटल पढ़ने पड़ते हैं आपको बैटल ऑफ तराइन में, ठीक है। सिर्फ आपको 2 पढ़ने हैं, तीसरा वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो तो एक्चुअल में बाद में होता है इल्तुतमिश के टाइम पे जाके, जो यहाँ पर आने को बताया नहीं था। अरे यहाँ पे चलो मैं दिखाता हूँ आपको कुबाचा याल्दूस के बारे में। तो कुबाचा तो पहले ही चले गए थे, याल्दूस को भी साइड कर दिया गया था इसी वाले बैटल में, थर्ड। अरे तो चोला वाला खुल गया, एक सेकंड, रुको 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 रुको। कहाँ गया यार वो, ठीक है। तो ये जो याल्दूस है ना, याल्दूस को इल्तुतमिश ने हराया था। मैंने आपको बताया था कि कुबाचा को तो पहले कुतुबुद्दीन ने साइड कर दिया था, याल्दूस को हराया था इल्तुतमिश ने, ठीक है।
डिफीटेड बाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है। कब हराया था? 1216 में। इसी को बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ तराइन बोल देते हैं इसको, लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। आ, 46A, 46 का कहाँ है? 46 का ए, हाँ ए ही है 46 का। जल्दी जल्दी करवा दो सर प्लीज़। करवा ही तो रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं बताओ? और तो कुछ नहीं करवा रहे हैं ना, क्वेश्चन ही तो करवा रहे हैं। शैवाइट का मतलब है शिव जी के भक्त, है ना। भाई छाछठ तुम्हारे बोलते हैं, हमारे छाछठ बोलते हैं उसको, छाछठ। मिक्सर चल रहा, सब आवाज़ आती है तुम लोग क्यों? और अभी हमारी आवाज़ नहीं आती है, हमारी आवाज़ को सर वॉइस लो है, और मिक्सर की आवाज़ पूरी आ रही है जो जाने कहाँ चल रहा है नीचे। परमार डेनिस्ट्री नहीं पढ़ाई सर आपने? बेटा परमार डेनिस्ट्री पढ़ना नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए। सर इज इट योर बर्थडे? सारे लोग विश कर रहे थे अपरिचिता। तो अगर देखो, अगर लोगों के विश करने से अगर मेरा आज बर्थडे होता तो उनके हिसाब से तो मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हो चुके हैं, मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, मैं सब कुछ हो चुका हूँ। अगर आप ये देख रहे हो कि आज विश कर रहे हैं तो मेरा बर्थडे है, तो लोगों के हिसाब से, बाकी स्टूडेंट्स के हिसाब से तो मेरा सब कुछ हो चुका है। यहाँ तो मैं संन्यास का जीवन काट रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ होता है। अभी जैसे कल हो सकता है मेरी शादी करवा दे, हो सकता है परसों सगाई करवा दें, कल शादी और परसों सगाई करवा दें, ठीक है। बच्चे हो सकता है पहली करवा दें, कुछ भी चलता है। और पता नहीं ये इतने तुम लोग वो हो ना, तुम लोगों की वजह से ना जाने कितने मेरे पास डेली मैसेज आते हैं कि सर क्या आपकी शादी हो गई है, सर क्या आज आपका बर्थडे है? तो मैं बोलता नहीं, किसने बोला भाई? तो बोलते नहीं वो सर स्टूडेंट्स बात कर रहे थे। ये सब हरकतें रोक दो भाई, तुम्हारी वजह से दिक्कत मुझे होती है कि आज सर की सगाई, आज सर लेट आएंगे, सर अपने बच्चों को आज पार्क में घुमाने गए, पता नहीं क्या चलता रहता है क्यों। विजयनगर कब आएगा? जल्दी आएगा विजयनगर भी। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी बैच जिसको लेना ले सकते हैं हमारे अकेडमी आपसे, है ना। एंड थैंक यू। सर 69 को क्या बोलते हैं? 69 को क्या बोलते हैं बेटा? सुधर जाओ। तो पिछले लेक्चर नहीं दिख रहा था क्यों? ऐसा इसलिए विकी गुप्ता क्योंकि तुम पूरे लेक्चर में कंटिन्यू नहीं थे। इस लेक्चर में तुम पूरे लेक्चर में नहीं थे ना, इसीलिए तुमको ये बात नहीं पता है क्यों ये लेक्चर नहीं दिखते यहाँ पर। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं कल, दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाएंगे। और स्टोरी अगर आपने मिस करी एक भी दिन की तो पूरा सब जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टोरी मिस मत करिएगा, ऐसे कंटिन्यू रखेंगे तो पूरी मेडिवल आपको आराम से बढ़िया समझ में आ जाएगी, ठीक है।